सारे कम रास होणगे। हर कम नालों पहला कीते आइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नूं ते आइए सारे कम रास होणगे। शिव जी दा वरदान है गणपत। पहला लड्डूआं दा भोग लवाइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नूं ते आइए सारे कम रास होणगे। गणपत वर्गा देव ना दूजा, गणपत वर्गा देव ना दूजा। सब तो पहले हुंदी पूजा, सब तो पहले हुंदी पूजा। गज मुख जी गुण सारे गाइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नूं मनाइए सारे कम रास होणगे। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। बच्चा कहता बहुत वधिया। ओ माय गॉड, इतने दिनों के बाद मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरे बैंगनी, मेरे प्याज कलर के बच्चों कहाँ थे तुम? बच्चा कह रहा आप कहाँ थे? हम तो आपकी वेट कर रहे थे, बस आज से आ गए जी। आज से बस कुछ नहीं करना सर, आज से बस आप, मैं, हमारा यूट्यूब कमाल कर देंगे जी। तो फाइनली आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है जी अमेंडमेंट क्लास से। अमेंडमेंट क्लास के बाद रिवीजन क्लास भी होंगी, बट आज हमें अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 आज हमें स्टार्ट करनी है। तो पहले ना अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 से पहले मैं कुछ बातें भी क्लियर करूंगा, फिर नोट्स कहाँ पे हैं वो बताऊंगा, फिर अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये बताओ क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल क्या है? चेहरे पे उदासी नहीं होनी चाहिए। अब आ गए हैं ना, बस दिसंबर हमें दिख रहे हैं ना, दिसंबर में एग्जाम निकालने हैं, बात खत्म। चेहरे पे उदासी का मतलब ही नहीं है। अब ये लगा लो कि आज हमारी 9 सितंबर है ना, तो 9 सितंबर को ये नोट कर लो कि जब हमारा 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा ना, उसमें हमें पास देखना है। तो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। आप और आपके दोस्तों ने कुछ नहीं करना, शाम को 7 बजे बस यहाँ पे आके बैठ जाना है, ठीक है? 7 बजे से लेके कितने बजे तक? कितने बजे तक? 10 से लेके 10:30 बजे तक, क्योंकि 7 से 8:30 9 बजे तक मैं रहूंगा। फिर 9 बजे अरुण सेतिया सर होंगे, सीएम में एफएम की रिवीजन वो लेंगे, टैक्स की रिवीजन मैं लूंगा। कंप्लीट आपके प्रैक्टिकल पेपर जो होंगे वो सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? फिर सीएल की भी रिवीजन होगी, आपकी सेटिंग अप की भी होगी, कंप्लीट रिवीजन होगी। अब आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दनीश, तान्या, दिशा। दिशा एग्जाम निकालने हैं दिसंबर में, ध्यान रखना। अब दोबारा से ना यहाँ यूट्यूब लाइव पे मेरे को दिसंबर के बाद नहीं दिखे। और जितने बच्चे यूट्यूब लाइव बैठे हैं कमिटमेंट करके जाना कि सर दिसंबर में एग्जाम निकालने हैं, कि दोबारा से हमें लाइव सेशन अटेंड नहीं करने अमेंडमेंट वाले, ठीक है? प्रोफेशनल में मिलेंगे वो बात एक अलग है, बट एग्जीक्यूटिव हमें निकालनी है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी? गुड इवनिंग तनुश्री, गुड इवनिंग सृष्टि, गुड इवनिंग गुप्ता जी, गुड इवनिंग सारिका, स्वीटी, आकाश, दीपक।
वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक बार मैं फटाफट से क्लियर कर दूं। जितने भी बच्चे, अगर कोई बच्चा CA वाला यहाँ बैठा है या अगर कोई बच्चा CMA वाला यहाँ बैठा है, मैं उनको क्लियर कर दूं, ये अमेंडमेंट क्लास उनके लिए नहीं है। मैंने पिन भी किया हुआ है अमेंडमेंट क्लास CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। CS प्रोफेशनल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बट CS प्रोफेशनल की अमेंडमेंट क्लास टोटल आएंगी 3। ठीक है, वो अरुण सेतिया सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ही कराऊंगा, वो उनके चैनल के ऊपर आएंगे तो वो वहां जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, बट CA और CMA वाले बच्चे जो हैं उनके लिए अलग से चैनल बना हुआ है, मैंने पिन किया हुआ है कमेंट, उसमें लिंक भी है, उस पर क्लिक करेंगे। 16 तारीख को उनकी अमेंडमेंट क्लास आएगी उनके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अगर कोई बीच में लाइव चैट के अंदर पूछे ना क्या CA और CMA वाले बच्चे देख सकते हैं, उनको बोल देना कि आपकी अमेंडमेंट क्लास 16 तारीख को आएगी। नई यूट्यूब चैनल जो AVC के नाम से है, आपको उस पर जाके सब्सक्राइब करना है, वहां पे आपका रिवीजन क्लास भी होंगे और वहां पे आपकी अमेंडमेंट क्लास भी होंगी जी। डन है जी। डायरेक्ट टेक्स्ट की अमेंडमेंट क्लास जो होगी वो हम रिवीजन के साथ करेंगे जी। डायरेक्ट टेक्स्ट की अमेंडमेंट क्लास जो होंगी वो हम रिवीजन के साथ करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है। फाइनेंस एक्ट 21 हमने जून के अंदर किया था और फाइनेंस एक्ट 21 दिसंबर के अंदर एप्लीकेबल है। छोटी मोटी अमेंडमेंट्स होंगी, उसको मैं रिवीजन के साथ ही कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है जी। अब GST के अमेंडमेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इधर देखना ध्यान से, एक तो ये वाला मैं आपको दिखा दूं जी, एक बार चेक कर लो जी। ये वाला यूट्यूब चैनल CA और CMA वाले बच्चे जाके इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी रिवीजन क्लास अमेंडमेंट क्लास होंगी वो इस चैनल के ऊपर आएंगे जी। ठीक है ना, कहीं वो यहाँ पे बैठे रहें, क्योंकि आप में थोड़ी सी अमेंडमेंट अलग है, CS वाले बच्चों में अलग है, तो मैं मिक्सिंग करना नहीं चाहता, मैं डबल एफर्ट्स लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको चैनल इस चैनल के ऊपर आना है। ठीक है जी। और जो CS प्रोफेशनल वाले बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनकी रिवीजन क्लास, उनकी अमेंडमेंट क्लास जो होंगी वो अरुण सेतिया सर के चैनल के ऊपर आएंगी। डन है जी। अब स्टार्ट करें क्लास, क्लियर हो गया ना। चलो जी, इधर देखना ध्यान से जी। अब एक बार चेक करते हैं अमेंडमेंट हमें करनी कौन कौन सी हैं। अच्छा, ये तो आपके ICSI ने सप्लीमेंट निकाला है, आपने अगर देखा होगा, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, देख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। GST में ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, टोटल 10 पेज में उन्होंने अमेंडमेंट दी है। ICSI ने टोटल 10 पेज में अमेंडमेंट खत्म कर दी हैं, जो जून 22 से लेकर दिसंबर 22 के बीच में चेंजेस आए थे 10 पेज के अंदर खत्म हो गए हैं। बट जो अमेंडमेंट नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो टोटल 21 पेज के हैं। उसका रीज़न है मैंने कंप्लीट एनालिसिस दी है, हम एग्जाम्पल भी क्लास में करेंगे, कंप्लीट अमेंडमेंट में करा दूंगा डिटेल में विद एग्जाम्पल, आपको अमेंडमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है, तो ये नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ये नोट्स आपके पास होने चाहिए, इसी में से अमेंडमेंट करेंगे, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी। अब आधी अमेंडमेंट आज हम करेंगे और आधी अमेंडमेंट परसों वाली क्लास में करेंगे। 2 अमेंडमेंट क्लास में सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी, जितनी भी GST में चेंजेस हैं। अगर आपने एग्जाम जून 22 में दिए हैं, अगर वो क्लियर नहीं हुए थे, आपके दिसंबर में एग्जाम है, टोटल 2 अमेंडमेंट क्लास हमें करनी है। 2 अमेंडमेंट क्लास में कंप्लीट आपकी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी। आओ जी, अब स्टार्ट करते हैं। अंजलि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, आज हमें अमेंडमेंट कौन कौन सी कंप्लीट करने, एक बार वो बता दूँ जी, किस किस टॉपिक में आज हमें अमेंडमेंट कंप्लीट करनी है, एक बार पहले वो डिस्कस कर लिए, ताकि हमारे सामने टारगेट हो कि आज हमें करना क्या। सुन रहे हो नालायकों? अरे हाय यार, आप हंसते हो ना, यहाँ लगता है, यहाँ हंसते रहा करो यार, हंसते रहा करो, हंसते रहोगे ना, सही बता रहा हूँ, इतिहास रचेंगे हम दिसंबर में, इतिहास रचेंगे, वादा कर रहा हूँ आपसे, वादा कर रहा हूँ, दिसंबर में इतिहास रचेंगे जी। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, एक तो आज हमें अमेंडमेंट कंप्लीट करनी है सप्लाई के चैप्टर में। ठीक है जी। अमेंडमेंट हमें कंप्लीट करनी है कॉम्पोजिशन लेवी के चैप्टर में, ये अमेंडमेंट हमें कंप्लीट करनी है। और एक चार्जिंग सेक्शन हमने सेक्शन नंबर 9 किया था, सेक्शन नंबर 9 में एक अमेंडमेंट है सेक्शन 9(5) के अंदर, वो अमेंडमेंट हमें देखनी है। ITC के चैप्टर में ये अमेंडमेंट हमें देखनी है, और एक अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में, ये अमेंडमेंट हमें देखनी है। तो 5 चैप्टर हैं टोटल, मिला के इन 5 चैप्टर में ना 7 अमेंडमेंट है, जो 7 अमेंडमेंट आज हमें कंप्लीट करनी है। तो आज हमें कितनी अमेंडमेंट कंप्लीट करनी है? 7। चैप्टर कितने कंप्लीट करने हैं? 5। तो चैप्टर 5 है, अमेंडमेंट टोटल मिला के 7 हैं, तो 7 अमेंडमेंट हमें कंप्लीट करनी है। 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। और ये अमेंडमेंट वही बच्चे देखें जी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, ये वही देखें, क्योंकि जो अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया तो अमेंडमेंट पल्ले ही नहीं पड़ेगी। तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने GST पहले पढ़ा हुआ है तभी अमेंडमेंट देखना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास नहीं है, ये अमेंडमेंट क्लास है। और अमेंडमेंट क्लास मीन्स जो भी आपने पुराना लॉ पढ़ा है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ जी। ठीक है ना, तो एक बार पहले आपने GST पढ़ाओ तभी अमेंडमेंट आपकी समझ में आएगी। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार आ रहे हैं जी, अमेंडमेंट नंबर 1 पे आओ जी।
अब एक बार चेक करना जी, अमेंडमेंट नंबर 1 जो है सप्लाई के चैप्टर में, अब अमेंडमेंट नंबर 1 है क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार मेरे को याद करवा दो थोड़ा सा यार, मेरा ना दिल कर रहा है कि आप मुझे थोड़ी सी तो रिवीजन कराओ, ऐसे जाने नहीं दूंगा। देखो है चाहे अमेंडमेंट क्लास, बट मेरे को रिकॉल तो कराओ ना, कि ताकि मैं अमेंडमेंट समझा पाऊँ आपको। याद करो, हमने जीएसटी में एक सप्लाई का चैप्टर किया था क्लास में हम। अब सप्लाई का चैप्टर हमने किस सेक्शन में डिस्कस किया था? सेक्शन नंबर 7 हमारा सप्लाई का था, अगर आपको याद आ रहा हो। और कोई बोलेगा सेक्शन 7 के टोटल मिला के सब सेक्शन कितने थे? 7(1), 7(2) और 7(3). मैंने कहा था 7(3) हमारे काम का नहीं है, 7(1) हमें करना है, 7(2) हमें करना है। फिर याद करो 7(1) के दो पार्ट थे, एक तो 7(1) था और एक 7(1) कैपिटल ए था। फिर 7(1) जो आपने किया था, 7(1) में क्या लिखा होगा, सप्लाई में क्या आएगा? 7(1) कैपिटल ए में क्या था कि जो भी काम सप्लाई में आएगा वो किसकी सप्लाई बनेगा, वो 7(1) कैपिटल ए में था। और 7(2) में क्या था कि कौन से काम होंगे जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना वो सर्विस की सप्लाई बनेंगे, वो सारी बातें 7(2) में थी। बच्चा कह रहा है हाँ 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 सर याद तो आ रहा है। तो चेंजेस सर कहाँ पे आए हैं? याद करो, जो हमने 7(1) किया था, जब मैंने कहा था कि सप्लाई में क्या क्या आएगा, तो 7(1) में ना एक तो आपने 7(1) ए किया होगा, अगर आपको याद आ रहा हो जी, ठीक है जी। एक आपने 7(1) डबल ए मैंने रेगुलर बैच में करवाया था, एक 7(1) बी था जी, और एक 7(1) सी था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब यहाँ पे ना एक इन्होंने क्लोज ऐड किया है 7(1) डबल ए, जो काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, ठीक है ना। जिन्होंने नया बैच लिए या जो नई क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने 7(1) डबल ए किया होगा। नहीं तो जिन्होंने जून में एग्जाम दिए थे या पहले क्लासेस ली हुई हैं, आपने पुरानी क्लासेस ली हैं, तो आपने 7(1) ए पढ़ा होगा, 7(1) बी आपने पढ़ा होगा, 7(1) सी आपने पढ़ा होगा, 7(1) डबल ए आपने नहीं पढ़ा होगा। अब 7(1) डबल ए इन्होंने एक नया क्लोज ऐड किया है। अब मैं पहली अमेंडमेंट जो है वो ये वाली है। अब बच्चा ये बात कहता है सर 7(1) डबल ए जो इन्होंने नया क्लोज ऐड किया है उसके अंदर है क्या, मैं आपको बताता हूँ जी। एक बात मेरे को सोच के बताना सर, आपको ना मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, आपको मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि एक दिन की बात है मेरे इस हाथ में ना दर्द हो रहा था, ठीक है जी। एक दिन की बात है कि मेरे इस हाथ में ना दर्द हो रहा था। तो जब मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा था तो मेरे से इस हाथ ने कहा, मेरे मतलब इस हाथ ने इस हाथ से कहा कि भाई तू मुझे दबाएगा, मैं तुझे 100 रुपये दूंगा। तो इस हाथ ने क्या किया, इसको दबाना स्टार्ट कर दिया। और जब इसने दे दनादन दबाना स्टार्ट कर दिया, दबाने के बाद इसने क्या बोला कि भाई तू मुझे 100 रुपये दे। इसने पकड़ा के 100 रुपये इसके हाथ में रख दिए। अब सोच के बोलना, क्या ये सप्लाई मैंने किसी और के लिए की या अपने लिए सप्लाई की? अपने लिए सप्लाई की ना। तो क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है सर क्या सेल्फ सप्लाई को भी हम सप्लाई मानेंगे? आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर कोई पर्सन अगर अपने मेंबर्स के लिए कोई भी काम करेगा, मतलब सेल्फ सप्लाई होगी, उसको भी हम सप्लाई में ट्रीट करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी, मार्केट में काफ़ी सारी लिटिगेशन थी, इवन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी, वो जीएसटी एक्ट में नहीं थी, बट एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि अगर कोई क्लब है, अगर कोई जॉइंट वेंचर है, अगर कोई एओपी है, अगर कोई बीओआई है, अगर वो अपने ही मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी करता है तो उसको सप्लाई थोड़ा मानेंगे। भाई सिंपल सी बात है, मान लो मैं कोई क्लब हूं, अगर मैं अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है तो मैं अपने आप को सर्विस दे रहा हूं, क्योंकि मैं क्लब हूं, वो मेरे मेंबर्स हैं, इसको सप्लाई में क्यों ट्रीट करेंगे जी? तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्या थी, कुछ लोग इसको सप्लाई से बाहर निकालते थे, जबकि सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया हुआ था कि इसको हम सप्लाई मानेंगे, सेल्फ सप्लाई भी सप्लाई में कवर होगी। और ये सारी लिटिगेशन फाइनली अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है और एक नया क्लोज इन्होंने इंसर्ट कर दिया 7(1) डबल ए। और उसमें क्या लिख दिया, 7(1) डबल ए में क्लियरली लिख दिया सर, क्या लिख दिया कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के, बहुत ध्यान से मेरे पास सुनना, हेलो अंकल सीधे होके बैठो, पहले सीधे होके बैठो। यहाँ पे कोई मैं डांस करके नहीं दिखा रहा, नागिन डांस, मतलब बच्चा लेट के क्लास देख रहा है यार। ये सामने जो बच्चा बैठा है ये क्या मतलब हुआ, ये कोई बात नहीं हुई जी, सीधे होके बैठो बिल्कुल जी। अब सुना ध्यान से, गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी करेगा, अपने ही मेंबर्स के लिए कोई ट्रांजैक्शन करेगा और वो ट्रांजैक्शन विद कंसीडरेशन में होगी, तो इस ट्रांजैक्शन को भी हम सप्लाई में कवर करेंगे। तो फाइनली अब ये सप्लाई में कवर हो चुका है। और एक बात बताऊं सर, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ना कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने अपनी गलती को सुधारा है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने अच्छे से जीएसटी पढ़ा है, कितने बच्चों ने अच्छे से जीएसटी नहीं पढ़ा। आपने जीएसटी में ना 3 शेड्यूल किए थे, कोई बताएगा मेरे को लाइव क्लास के अंदर जी? जितने बच्चे मेरे को सामने बैठे हैं जी, जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं, संतोष, ओए संतोष इधर, हेलो भैया इधर, संतोष एक बात बताओ, जीएसटी में अपने शेड्यूल किए थे?
शेड्यूल, कितने शेड्यूल किए थे आपने जीएसटी में? 3 शेड्यूल किए थे। एक बार याद करवाना कौन कौन से। एक तो आपने शेड्यूल 1 किया था, एक आपने शेड्यूल 2 किया था, और एक आपने ना शेड्यूल 3 किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। याद आ रहा है आपको? शेड्यूल 1 में फ्री वाले काम सप्लाई बन जाते हैं, शेड्यूल 1 में आते हैं जी। फिर शेड्यूल 2 के अंदर याद करो, मैंने कहा था कि कौन से काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे, कौन से काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे, वो शेड्यूल 2 में आते हैं। और ऐसे कौन से काम होंगे जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना वो सर्विस की सप्लाई बनेंगे, वो सारे के सारे काम शेड्यूल 3 में आते हैं। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कोई बताएगा शेड्यूल 1 जो आपने किया, शेड्यूल 1 में कितने पैरा थे? एक बार बताना, मान जाऊंगा आपको सर आज आप पढ़ के आए हो जी, मान जाऊंगा आप पढ़ के आए हो, बस ये क्लियर कर दो शेड्यूल 1 में कितने पैरा थे। क्या बात है यार भाई साहब, बहुत बढ़िया। कितने पैरा थे? 4 पैरा तेरी। अरे शेड्यूल 3 में कितने पैरा थे? शेड्यूल 2 में नहीं, शेड्यूल 3 में कितने पैरा थे? शेड्यूल 3 में टोटल मिला के 8 पैरा थे। और शेड्यूल 2 अगर आपको ध्यान आ रहा हो, शेड्यूल 2 में टोटल मिला के 7 पैरा हुआ करते थे। मैंने आपको क्लास में कहा था कि 1 पैरा अब डिलीट हो चुका है, तो टोटल मिला के 6 पैरा जो हैं अब वो शेड्यूल 2 में आते हैं। और जो पैरा नंबर 7 था ना, पैरा 7 में पता क्या लिखा हुआ था? पैरा 7 में लिखा हुआ था कि अगर कोई एओपी बीवाई अपने ही मेंबर्स को गुड्स की सप्लाई करेगी तो उसको गुड्स की सप्लाई मानेंगे। अब सोच के बोलना सर, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, शेड्यूल 2 एप्लीकेबल कब होता है? मतलब शेड्यूल 2 एप्लीकेबल कब होता है कि पहले वो काम सप्लाई बने तब शेड्यूल 2 लगेगा, या अगर सप्लाई नहीं भी बने तो भी शेड्यूल 2 लग जाएगा? बताना एक बार मुझे जी। ये जो कई बच्चे सिर पे ऐसे करके हाथ मार रहे हैं ना, ये वही बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि बिना जीएसटी पढ़े अमेंडमेंट समझ में आ जाएगी। सर वो फिर जीएसटी की रिवीजन क्लास कर लेना आप, उसमें भी अमेंडमेंट बीच में थोड़ी बहुत कराऊंगा, बट डिटेल में तो कराऊंगा यहीं पे। बट उसके लिए आपको जीएसटी पहले पढ़ा होना चाहिए। ऐसे मेरी तरफ आंखें खोल के मत देखो, हाँ बच्चे कह रहे चल क्या रहा है भाई ये। आपको एक बात बताओ, शेड्यूल 2 एप्लीकेबल कब होगा? भाई पहले कोई काम सप्लाई तो बनेगा ना। भाई अगर मेरा कोई काम सप्लाई नहीं बना, अगर मेरा कोई काम सप्लाई में ही कवर नहीं हुआ, तो मैं ये कैसे कह दूं कि वो गुड्स की सप्लाई बना या सर्विस की सप्लाई बना? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सेक्शन 7 में कहीं ये लिखा ही नहीं था कि अगर कोई एओपी बीवाई या क्लब अपने मेंबर्स के लिए एक्टिविटी करेंगे तो वो काम सप्लाई बन जाएगा। तो मार्केट में काफ़ी आर्ग्यूमेंट था, मार्केट में काफ़ी लिटिगेशंस थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी। अब फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल 2 में पैरा 7 जो था वो डिलीट कर दिया और सप्लाई की डेफिनेशन में क्लोज इन्होंने ऐड कर दिया 71AA, ये क्लोज इन्होंने ऐड कर दिया। तो 2 अमेंडमेंट आई हैं, सुनो ध्यान से, जो बच्चों ने पुराना लॉ पढ़ा हुआ है। हेलो भैया, इधर 2 अमेंडमेंट आई हैं। पहली अमेंडमेंट, अगर आपने अपने नोट्स में एक बार नोट्स खोल के देख लेना, आपने कहीं से भी कोचिंग ली हो, आपने कहीं से भी कोचिंग ली हो, कोई भी बुक आपके पास हो, अगर शेड्यूल 2 में 7 पैरा दिए हैं तो 7वां पैरा, पैरा नंबर 7, उसको डिलीट कर देना। उस 7वें पैरा में लिखा होगा कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीवाई अपने ही मेंबर्स को गुड्स की सप्लाई करेगा तो वो गुड्स की सप्लाई में कवर होगा। वो पैरा डिलीट हो चुका है। और 7(1) में एक नया क्लोज ऐड हो चुका है 7(1)AA। और 7(1)AA क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई भी एक्टिविटी करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा विद कंसीडरेशन में, उसको भी हम सप्लाई मानेंगे। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी। इस बार का क्वेश्चन सुन लो जी, इस बार का क्वेश्चन सुन के जाना। इस बार का क्वेश्चन ये है, क्या सेल्फ सप्लाई भी सप्लाई में कवर होगी? आंसर इज यस। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, एक क्लब है अपने मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है विद कंसीडरेशन में, क्या ये काम सप्लाई में कवर होगा? आंसर इज यस। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, एक जॉइंट वेंचर है अपने मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है विद कंसीडरेशन में, क्या वो सप्लाई में कवर होगा? आंसर इज यस। अगर कोई एओपी बीवाई है अपने ही मेंबर्स के लिए कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, कोई एक्टिविटी कर रही है विद कंसीडरेशन में, क्या ये काम सप्लाई में कवर होगा? आंसर इज यस। इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दी है जिसमें क्लियरली लिख दिया कि अब एओपी बीवाई और उनके मेंबर्स को डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, 2 सेपरेट पर्सन मानेंगे सप्लाई के लिए, और ये काम सप्लाई में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब क्रक्स देख लो जी। एक बच्चा ना, दिशा पता क्या बोल रही थी? दिशा कह रही थी, बहन एक बात बता, क्रक्स कब आएगा? मैं तो विवेक सर के पास पता क्यों आती हूँ, ये क्रक्स बहुत बढ़िया बताते हैं। सच्ची कह रही हूँ, कसम माता रानी की। ये डिटेल में तो पढ़ाएंगे, ये जब बाद में क्रक्स लिखवाते हैं ना, काम खत्म। हम तो वही देखने आते हैं बहन। दूसरी कह रही, मैं भी इसलिए तो आई हूँ भाई, एक बार चल देख लेते हैं क्रक्स क्या है। ये लो क्रक्स आपके सामने है। अब ये क्रक्स आपके सामने है, ये क्रक्स है, देखो जी।
ये नोटिंग आपने करनी है जी, जो स्पेस मैंने दिया हुआ है ना वहां पे आपने नोटिंग करनी है। देखो नहीं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अगर कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन की जा रही है विद कंसीडरेशन में अगर अपने ही मेंबर्स के लिए, तो वो सप्लाई बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो ओवर रूल हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हम जीएसटी में फॉलो नहीं करेंगे। तो देखो कोई क्लब, कोई जॉइंट वेंचर, कोई एओपी, कोई बीओआई अपने मेंबर्स के लिए कोई काम करेगा, अब वो सप्लाई में कवर होगा। और शेड्यूल 2 का पैरा 7 अब डिलीट हो चुका है, यहां पर मैंने लिख दिया जी। क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो यार, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर हो चुकी है जी? जल्दी बोलो जी, क्या अमेंडमेंट नंबर 1 क्लियर हो चुकी है? जल्दी बोलो मेरे बच्चे, मेरा बाबू, मेरा नोनू, मेरा भिंडी। सिर्फ अमेंडमेंट क्लास है, क्लियर हो चुकी है? ठीक है जी। एक बार लास्ट टाइम क्रक्स बोल दो यार, एक बार लास्ट टाइम क्रक्स बोल दो। क्रक्स का निकल के आ रहा है, क्रक्स का निकल के आ रहा है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई भी एक्टिविटी करेगा, कोई ट्रांजैक्शन करेगा विद कंसीडरेशन में, तो उसकी एक्टिविटी को भी अब क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। ये बात 7(1)(a) में लिख दी गई है, पहली अमेंडमेंट ये है। डन है, लॉक कर दूं? पक्का पक्का। अब आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 2 पे। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, अमेंडमेंट नंबर 2 ना मैं आपसे पूछता हूं, किसी को याद है एक हमने चैप्टर किया था कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिट स्कीम वाला, कॉम्पोजिट स्कीम वाला, ये कॉम्पोजिट स्कीम वाला सर जीएसटी में हमने कोई कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर किया था, याद करो। वो स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, प्रिजम्पटिव स्कीम, कंसेशनल स्कीम, हाँ 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 हाँ, याद आ गया याद आ गया याद आ गया सर, हमने किया था वो सेक्शन 10 वाला, सेक्शन 10 में कवर था कंसेशन स्कीम वाला, उसी की बात कर रहे हो ना सर? यस उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा याद है सेक्शन 10 जो आपने कंसेशनल स्कीम वाला किया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि एक तो सेक्शन 10(1) होता है, ठीक है जी, 10(2) होता है, और एक सेक्शन 10(2)(a) होता है। एक तो सेक्शन 10(1) 10(2) होता है और एक 10(2)(a) होता है, याद आ रहा है सर? 10(1) 10(2) किसके लिए होता है? 10(1) 10(2) सर ऐसे सेक्शन वाइज याद नहीं है, वो तो ऐसे याद है कि हमने किया था। ये कोई बेकार की बातें मत करो आप हमारे सामने, ये कोई बात थोड़ा ये सेक्शन वाइज याद है। बट हाँ थोड़ा सा याद मेरे को आ रहा है कि 10(1) आपने कहा था ये होता है गुड्स के मैन्युफैक्चरर के लिए, अगर मैं गुड्स का ट्रेडर हूं तो भी 10(1) 10(2) में जाऊंगा, अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं तो भी मैं 10(1) 10(2) में जाऊंगा, और अगर इनके साथ में मैं मार्जिनल सर्विस देना चाहता हूं, वो सर्विस याद करो वो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतनी सर्विस भी आप दे सकते हो। तो इन केस में तो आपने कहा था 10(1) 10(2) लगेगा। फिर आपने कहा था एक 10(2) लेकर आए थे 10(2)(a) कि अगर कोई सर्विस वाला मान लो एक्सक्लूसिव सर्विस देना चाहता है, या सर्विस के साथ में थोड़ा बहुत अगर गुड्स की सप्लाई करना चाहता है, तो वो 10(2)(a) ले लेगा। यहां पे आपने कहा था 150 लाख की लिमिट होती है, और यहां पे आपने कहा था 50 लाख की लिमिट होती है। भाई सर्विस वालों के 50 लाख की लिमिट होती है, और जो गुड्स के मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाले होते हैं उसमें 150 लाख की लिमिट होती है। एक बच्चा कह रहा है लिमिट चेंज हो गई क्या? है सर लिमिट चेंज हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, लिमिट में कोई चेंज नहीं है, लिमिट वही है भाई, 150 लाख रुपए, 75 लाख रुपए स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, और सर्विस वालों के लिए 50 लाख रुपए, लिमिट सेम है, लिमिट में कोई चेंज नहीं है। बट मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों याद आ रहा है, आपको मैंने कहा था कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं अगर उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना तो तुम कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते। याद करो, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जल्दी बोलो मेरे बच्चे, ऐसे कौन कौन से गुड्स होते हैं कि अगर मैं उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले ही नहीं पाऊंगा? ऐसे कौन कौन से गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स? हाँ हाँ याद आ गया सर, याद आ गया, आपने वो कहा था पति 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 आ गया सर, पति, आपने पति को कहा था पति को दबोच लो, पति को दबोच लो सर, याद आ गया। पति का मतलब पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको और आइसक्रीम, याद आ गया ना। इन 4 गुड्स की अगर मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो हम कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं होते थे, याद है ना भाई। इन 4 गुड्स की अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉम्पोजिट स्कीम हमें मिलती नहीं थी। बस अब कुछ नहीं है, इसमें 4 गुड्स और जुड़ चुके हैं। अच्छा ये बाया समझ, अरे भाई के कहना लग रहे भाई, मजा आ रहा अमेंडमेंट करने में। मतलब टोटल अब 8 गुड्स हो चुके हैं, यस। अब 4 गुड्स तो ये वाले हैं, 4 गुड्स तो पहले ही थे, 4 गुड्स इसमें और ऐड हो चुके हैं, टोटल मिला के अब 8 गुड्स हो चुके हैं जिन केस में तुम कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं हो।
सर मतलब एक बार दोबारा बताना, अगर मैं इन 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, अगर मैं इस 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो उस केस में गवर्नमेंट कहते हैं कि तुम कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं हो। बस ये बात ध्यान देना। सर 4 गुड्स तो ये हैं, तो 4 गुड्स तो ये है, तो 4 गुड्स और कौन कौन से हैं बताऊं आपको? 4 गुड्स कौन से हैं बताऊं? बता दूं पक्का? ये देख लो जी, अब मैं आपको दिखा रहा हूं 4 गुड्स कौन कौन से हैं। देखो जी 4 गुड्स तो वही वाले हैं जी, पहले पत्ती वाले, पान मसाला, ठीक है जी, एरिएटेड वाटर, टबैको हो गया, आइसक्रीम हो गया। 4 गुड्स तो ही हैं। अब जो नए 4 गुड्स और ऐड हुए हैं, ये आपके सामने 4 गुड्स हैं। एक बार चेक करना क्या ऐड हुए हैं जी। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, उसके बाद ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, उसके बाद बिल्डिंग ब्रिक्स, उसके बाद अर्थन और रूफ टाइल्स। बच्चा कह रहा है कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, ईंटें जो होती है ना, ईंटें, जो ईंटें होती हैं, जो ईंटों के मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको यहां पे कवर कर दिया। आपने कभी नाम सुना है भट्टे? हैं क्या सर, क्या बोला है आपने? भट्टे, जो ईंटों के भट्टे नहीं होते, आपने कभी देखिए ईंटें? ईंटें देखिए ना, तो ऑलमोस्ट हर टाइप की ईंटें इन्होंने यहां पे कवर कर ली। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही कि अगर तुम ईंटों के मैन्युफैक्चरर हो तो अब तुम कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं हो। सर कौन कौन सी ईंटें, कौन कौन सी ईंटें? एक तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स दिखाऊं कैसी होती हैं? हाँ बोल दो अगर देखना चाहते हो। ऐसे नहीं यार, देखो कई बच्चे नालायक हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे यार, गेम खेलने का मजा नहीं आता ऐसे। मेरे को पता है, मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। घर वाले पता क्या बोलते हैं, इतना तो घर आप बोलते नहीं, शांत रहते हो। मैंने कहा वो सामने जो फैमिली बैठी है वो फैमिली अलग ही है ना, वो तो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ घर में बहुत। अब मेरे को फटाफट से बोलो, दिखाऊं? ये फ्लाई ऐश आपको मैं दिखाता हूँ जी, इधर देखो ध्यान से। ये है, देखो ये है आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक्स। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये लो जी, इस तरह की ब्रिक्स होती हैं। एक मिनट रुको, ये लो, ये देखो, ये वाली ईंटें राख होती है ना, राख, जो कोयला होता है, कोयले की राख होती है, उनसे ईंटें बनती हैं। इसको बोलते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ये वाली ईंटें हैं। तो अगर इन ईंटों के मैन्युफैक्चरर हो, इन वाली ईंटों के या इन वाली ईंटों के, आपने कभी देखा रोड पे यार, हम बचपन में गेम नहीं खेलते थे क्या, जिसको आपस में हम कंबाइन नहीं करते थे, मेरे को नाम नहीं आता उस गेम का। सड़क नहीं देखी, सड़क पे ऐसी ऐसी ईंटें लगती हैं जिसको बीच में ऐसे 3D टाइप बीच में उसको कंबाइन करते रहते हैं। वो ईंटें जो हैं वो यहाँ पे कवर हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ये वाली ईंटें, लाल लाल ईंटें, हाँ जो घरों में लगी होती हैं, ये वाली ईंटें, ये भी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। उसके बाद जो ये छतों पे टाइलें लगती, टाइलें रेड कलर की टाइलें लगती हैं, ये भी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। तो मतलब अगर इनके आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर जा चुके आप। मतलब अब आप कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाओगे। बट मुझे नहीं पता मेरी फैमिली ने सही ढंग से पढ़ा है नहीं पढ़ा। एक बार दोबारा से दिखाता हूं, चेक करो क्या लिखा है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, उसके बाद ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल। आप चेक करो सर, यहां पे वॉल टाइल्स कवर नहीं है। उम्मीद करता हूं आने वाली जो अमेंडमेंट्स होंगे उसमें वॉल टाइल्स भी कवर कर देंगे, बट अभी लॉ मेकर ने वॉल टाइल्स कवर नहीं किया। मतलब अगर मैं वॉल टाइल्स का मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूं। अगर मैं वॉल टाइल्स का मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता हूं। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। सर वॉल टाइल्स, दीवारों पे कौन सी टाइल लगती हैं? कभी देखी नहीं अपने दीवारों पे? वॉशरूम तो घर में होगा ही ना, है घर, मतलब घर में भी तो टाइलें लगती हैं। ऊपर देखा नहीं अपने दीवारों पे टाइलें? अरे नालायकों, ऐसी ऐसी टाइलें, ये देखो, ये वॉल टाइलें लगी नहीं होती, ठीक है, ये दीवारों पे टाइल लगती हैं। तो इन टाइलों वाले केस में अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये अभी भी कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते हैं। बस ये बात ध्यान देना। तो रूफ टाइल इन्होंने कवर की है, अर्थन टाइल कवर की है, वॉल टाइल्स अभी यहां पे कवर नहीं है। मतलब इस केस में कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल हो, ये बात ध्यान दो। समझ गए ना मेरी बात? अरे यार तुम समझ जाते हो, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बोल दो कितने गुड्स यहां से बाहर हो चुके हैं जी, जल्दी बोलो कितने गुड्स यहां से बाहर हो चुके हैं, कितने गुड्स यहां से बाहर हो चुके हैं? टोटल मिला के 8। भाई 4 तो पहले ही कवर थे, 4 पहले ही कवर थे, 4 और कवर हो गए। सिंपल सी बात याद कर लो, पति को ईंटे मारो, पति को ईंटे मारो, पति को ईंटे मारो। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। या ऐसे कह लो कि भाई साहब मैंने बाहर पान मसाला खा लिया, मैंने बाहर पान मसाला तंबाकू खा लिया,
अब घर में पता ना लग जाए, मैंने फटाफट से पानी पिया, पानी से कुल्ला करा, पानी से कुल्ला करा और फिर भाई साहब आइसक्रीम खा ली कि घर में पता ना लग जाए। पता लग गया, उन्होंने मारी मेरे को ईंटें, उन्होंने मारी मुझे ईंटें, ऐसे बस याद कर लो जी। ठीक है जी, मैंने पान मसाला खा लिया, टबैको खा लिया, ठीक है, मैंने फटाफट से पानी वाला कुल्ला कर दिया। अब पानी वाला कुल्ला कर दिया, मैंने कहा आइसक्रीम खा लेता हूँ, घर में पता नहीं लगेगा। घर गया, पता लग गया, उन्होंने मारी दबा के मेरे को ईंटें। तो ये 8 गुड्स ऐसे हैं जहां पे कॉम्पोजिट स्कीम आप नहीं ले सकते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। क्लियर हो गया जी, डन है, लॉक कर दूं ना, पक्का पक्का ना। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। तो अब मिला के 8 गुड्स ऐसे हो चुके हैं जिन केस में आप कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाओगे। ये सेकंड अमेंडमेंट हमारी क्लियर हो चुकी है, डन। लॉक कर दूं, 2 अमेंडमेंट हमारी हो चुकी हैं जी। पहली अमेंडमेंट सप्लाई के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट आई है, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए एक्टिविटी करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा विद कंसीडरेशन में, अब वो सप्लाई मानेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला, कॉम्पोजिट स्कीम आप नहीं ले सकते अगर आप 8 गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो। 8 कौन कौन से, 4 तो पहले ही थी, पत्ती, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम, और 4 ईंटें यहाँ पे जुड़ गई। और ईंटें ऑल टाइप्स की ईंटें हैं और नॉर्मली वॉल टाइल्स को छोड़ के, तो आपको इसके नाम याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि वॉल टाइल्स कवर नहीं होंगी, बाकी सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डन है जी। अब एक छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। लॉ मेकर से थोड़ी सी गलती हुई है और मुझे उम्मीद है वो गलती सही करेंगे, ठीक है, बट एग्जाम के लिए आप उसकी टेंशन छोड़ देना क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। अब सुना ध्यान से, वो लॉ मेकर से गलती क्या हुई है। आपको अगर मैं अमेंडमेंट दिखाऊं ना, देखो उन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं फॉलोइंग गुड्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिट स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2). आप चेक करो, यहां पे इन्होंने 10(2)(a) नहीं लिखा, यहां पे इन्होंने 10(2)(a) नहीं लिखा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं सर, कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं 10(1) में स्कीम ले रहा हूं या 10(2) वाली स्कीम ले रहा हूं, मतलब गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस वाले, 10(1) 10(2) में, तो 8 गुड्स के केस में मैं कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाऊंगा। और जब हमने क्लास में सेक्शन 10(2)(a) किया था तो वहां पर मैंने कहा था कि सेम गुड्स जो वहां पे कवर है वही सेम यहां पे भी कवर है। मतलब 4 गुड्स आपके 10(2)(a) में भी थे। इट मीन्स अगर मैं 4 गुड्स में डीलिंग कर रहा हूं उस केस में मैं सर्विस वाली स्कीम भी ले नहीं पाऊंगा 10(2)(a) के अंदर। आपको इतनी बात बता दूं, अमेंडमेंट जो आई है वो 10(1) 10(2) में आई है, 10(2)(a) में नहीं आई। मतलब 10(2)(a) में आज भी 4 आइटम हैं, वहां पे 8 आइटम नहीं है। सर क्या एग्जाम के लिए जरूरी है, आंसर इज नो। प्रोफेशनल लेवल के लिए जरूरी है क्योंकि प्रोफेशनल में क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके लिए ध्यान देने वाली बात है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि 8 गुड्स में से कोई भी गुड्स अगर हमें दिखा, हम कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाएंगे। बस ये बात ध्यान दो जी, बस इतना आप ध्यान दो जी। यस दिशा, यस समझ गए। 10(2)(a) में 4 गुड्स आएंगे और 10(1) 10(2) में 8 गुड्स हैं। बस ये बात ध्यान देना। लॉक कर दूं, चलो जी। अब अमेंडमेंट नंबर 3 पे आओ जी। अमेंडमेंट नंबर 3 आपको बताता हूं, एक बार मेरे को फटाफट से बोल देना अमेंडमेंट नंबर 3। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल अमेंडमेंट है जी। अमेंडमेंट 3 में कराने जा रहा हूं। याद करवाना, एक आपने चार्जिंग सेक्शन किया था, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 हमने चार्जिंग सेक्शन किया था। सेक्शन नंबर 9, हाँ सर हमने किया था 9, याद आ रहा है 9, याद करो। उसके सेक्शन नंबर 9 के ना सर, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस है ब्रिक से रिलेटेड की तो कैन ओप्ट ना एज पर अमेंडमेंट। यस अंजलि, यस कर सकते हो, बट इतना वो डेप्थ आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान दो, 8 गुड्स वाले केस में अब कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं हो आप, ठीक है जी। याद आ रहा है सेक्शन 9 हमने किया था। सेक्शन 9 कौन कौन सा था, एक तो 9(1) था जी। अरे शुभम यार इधर आओ, इधर आओ, शुभम को बुलाओ भाई, और सारे बड़े शुभम को पकड़ के लेके आओ। बच्चा कह रहा है सेकंड अमेंडमेंट का क्रक्स बता दो। बताया तो है कि अगर 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते। इससे छोटा क्रक्स तो फिर यही हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बने, मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं बोल दूं ऑप्शन नंबर 20 का आंसर भर दो, नालायक। इससे छोटा क्रक्स क्या बनेगा कि 8 गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं हो। ये बिल्कुल सिंपल सा तो क्रक्स है, ठीक है जी। एक तो 9(1) हमने किया था जी, 9(2) हमने किया था, 9(3) हमने किया था जी, 9(4) हमने किया था, और एक 9(5) हमने किया था जी, एक 9(5) किया था।
9(1) तो जर्नल था जी, 9(1) जर्नल था। 9(2) हमारा क्या था, पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा, याद करो। 9(3) रिवर्स चार्ज का था, 9(4) रिवर्स चार्ज का था, और 9(5) हमारा था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का। पहले मेरे को ये बोलो जी, ईसीओ किस किस को याद है 9(5) ईसीओ का था, बस मेरे को ये बोल दो, किस किस को याद है कि 9(5) ईसीओ का था, याद आ रहा है 9(5)? 9(5) में क्या था कि कुछ केस में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो जीएसटी पे करते हैं, ना तो सप्लायर जीएसटी पे करता है और ना रिसीवर जीएसटी पे करता है, जो थर्ड पार्टी होती है, मतलब जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले होते हैं वो जीएसटी पे करते हैं। हाँ 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 सर, आपने क्लास में कहा था वो 9(5) में कि जो ईसीओ होता है वो जीएसटी पे करता है, याद आ गया। कोई बताएगा ऐसे कितने केस थे, ऐसे कितने केस थे जहां पे ईसीओ जीएसटी पे करता था? सर ऐसे हमें जो याद आ रहा है जून के एग्जाम में ऐसे 3 केस थे, अगर हमें याद आ रहा है। 3 केस में हम आपको बताते हैं। पहला केस तो आपने कहा था वो कैब की सर्विस, मतलब कैब की सर्विस नहीं, ओला कैब उबर कैब हो गया, आपने ये कहा था पहला केस। फिर दूसरा केस आपने कहा था प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, वो अपना अपना मेक माई ट्रिप हो गया, ओयो हो गया, ये booking.com हो गया, गोबी गो, कौन सी है वो, गोबी गोबी खा लो, कौन सी है, गो आई बीबो, हाँ गो आई बीबो हो गया। इस पे आपने कहा था ईसीओ जीएसटी पे करता है। फिर आपने कहा था हाउस कीपिंग की सर्विस होती है, कि हाउस कीपिंग की सर्विस पे भी, जैसे अर्बन कंपनी आपने एग्जांपल दिया, अर्बन क्लैप हो गया, तो आपने एग्जांपल दिया। अब इसमें एक सर्विस और जुड़ चुकी है बस, मतलब अब क्या हो चुका है, 3 की बजाय इसमें एक सर्विस और ऐड हो चुकी है, और अब टोटल मिला के 4 सर्विस हो चुकी हैं। ठीक है जी, अब टोटल मिला के 4 सर्विस हो चुकी हैं। इन 4 सर्विस में अब ईसीओ जीएसटी पे करेगा, सप्लायर और रिसीवर जीएसटी पे नहीं करेंगे। सर वो चौथी सर्विस कौन सी ऐड हुई है? चौथी सर्विस ऐड हुई है रेस्टोरेंट की सर्विस, मतलब स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा। ठीक है जी, फूड पांडा, उबर ईट। अच्छा, मतलब हमारी सर्विस आ गई सर, ये तो मतलब चटोरों की, हम चटोरे हैं ना सर। अरे सर इनको कैसे पता लग गया हम स्विगी जोमेटो में से बहुत खाना खाते हैं? ये जितने बच्चे सामने बैठे हैं ना, एक बार दिखाना, अपना मोबाइल दिखाओ। एक बार दिखाओ, दिखाओ एक बार मोबाइल। भाई साहब जोमेटो वाले भी आपको कहते होंगे कई बार कि बेटे जोमेटो इतना यूज नहीं करना होता, बेटे घर में भी खाना बनता है, उसको रोटी कहते हैं, बेटे रोटी खा लेनी चाहिए घर में कभी। हाँ, अब आपके चटोरेपन के चक्कर में ना ये काम हो गया। जितने चटोरे बैठे थे ना, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया सबको। गवर्नमेंट ने कहा मंगाओ खाना, मंगाओ खाना, स्विगी जोमेटो को पकड़ लेते हैं। अब स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, उबर ईट्स, जिनसे आप खाना मंगाते हो ना, अब ये जीएसटी पे करेंगे। चौथी सर्विस रेस्टोरेंट की सर्विस ऐड हुई है, जो स्विगी जोमेटो वाले हैं वो भी यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ठीक है जी, हाँ मोमोज भैया, थोड़ी लाल चटनी और डालना। भैया भैया बहुत तेज मिर्च डाल दी यार। नालायकों, लाल चटनी और डालना, अभी डलवा रहा हूँ लाल चटनी। ठीक है जी, डन है। चलो इधर देखो ध्यान से, अब चौथी सर्विस कौन सी ऐड हो गई है जी? स्विगी और जोमेटो की सर्विस ऐड हो गई है। बट इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट है, पहले तो एक बार चेक करो। पहली सर्विस कौन सी थी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ठीक है, चाहे मोटर कैब हो, मैक्सी कैब हो, मोटर साइकिल हो, इसमें एक वर्ड ऐड हो गया ओनमी बस। ओनमी बस मतलब पता है क्या, कि अगर आप बस जो है ना, छोटी बस जो होती है, अगर आप बस भी ईसीओ के थ्रू करते हो तो उस केस में ईसीओ जीएसटी पे करेगा। आप बता सकते हो कि बस, अगर मुझे बस की टिकट बुक करवानी है तो एक ऐप चलती है जिससे हम बस की टिकट बुक करवा सकते हैं, याद है आपको, रेड बस। आप किस किसने ऐप सुनी है रेड बस, बताना जी, किस किसने ऐप सुनी है रेड बस? हाँ हाँ बिल्कुल, लेक्चर प्राइवेट होने वाला है, पहले सुन तो लो, इधर सीधा होके बैठ। लेक्चर प्राइवेट होगा नहीं होगा, पहले अमेंडमेंट क्लास करो। मेरे को जल्दी बताओ फटाफट से, किस किसने नाम सुना है रेड बस का? नाम सुना है ना रेड बस का, जिससे हम बस की टिकट बुक करवाते हैं, वो भी अब बस यहाँ पे आ चुका है। मतलब ओला कैब तो पहले ही थी, उबर कैब तो पहले ही थी, अब इन्होंने कहा जी ओमनी बस जो होती है ना, ओमनी बस या एनी अदर मोटर व्हीकल, मतलब कोई भी मोटर व्हीकल अगर आप किसी ईसीओ के थ्रू बुक कराओगे ना तो ईसीओ जीएसटी पे करेगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भाई, अगर कोई भी मोटर व्हीकल कोई भी हो, अगर आप ईसीओ के थ्रू बुक कराओगे तो ईसीओ जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान दो, ये तो पहले भी था आज भी है। उसके बाद जी प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस, ये पहले भी थी जी। ठीक है जी, तीसरी सर्विस हाउस कीपिंग की सर्विस, ये पहले भी थी। अब चौथी सर्विस जो नई ऐड हुई है, अब देखना यहाँ पे चौथी सर्विस कौन सी है। देखो जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन
द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट एटसेट्रा लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या भी समझेंगे। स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स हो गया, फूड पांडा हो गया, अब ये सब यहां पे कवर हो चुके हैं, अब ये जीएसटी पे करेंगे। बट अब गवर्नमेंट ने कहा जी, सुनो ध्यान से मेरी बात, एक बात मेरे को सोच के बताना जी, एक बात मेरे को सोच के बताओ। अब जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे वो तो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि आपको सब कुछ याद है, और जो कहीं और से पढ़े हैं वो भी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि सारे टीचर अच्छे होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं तो हमेशा मानता हूँ सब कुछ टीचरों ने पढ़ाया होता है, वो कई बार हम उन बातों को सुन नहीं पाते। बट अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ना, ये बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इस बात का पता ही नहीं होता, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, बच्चे गलती करके आते हैं। एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, अब टोटल मिला के कितनी सर्विस हो चुकी हैं? 4 सर्विस हो चुकी हैं जी। सबसे पहली सर्विस यहां पे एक बार दोबारा बोलना कौन सी है? सबसे पहली सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है जी। दूसरी सर्विस ये है, आपने कौन सी बोली? प्रोवाइडिंग ऑफ एकोमोडेशन, आपने ये बोली। तीसरी सर्विस आपने बोली सर यहां पे हाउसकीपिंग की सर्विस, क्या बात है। और चौथी सर्विस अब जो नई इंसर्ट हुई है वो आपने कौन सी बोली है? रेस्टोरेंट की सर्विस, मतलब स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फूड पांडा हो गया, तो ये वाली सर्विस अब यहां पे आ चुकी है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो अमेंडमेंट मैं करवाने जा रहा हूं बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा जी, मैं सही बोल रहा हूं, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन मतलब ओला, उबर या रेड बस हो गया, इसमें ये लोग जीएसटी पे करेंगे, मतलब सप्लायर या रिसीवर ये जीएसटी पे नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा ईसीओ जीएसटी पे करेगा। मतलब पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा ईसीओ जीएसटी पे करेगा। पहली बात तो ये। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन है, मतलब जैसे मान लो आपको मैंने एग्जांपल दिया था ओयो का, आपको मैंने एग्जांपल दिया ओयो का, आपको मैंने एग्जांपल दिया मेक माई ट्रिप का, आपको मैंने एग्जांपल दिया booking.com का, और आपको मैंने एग्जांपल दिया जाके वो गोभी खा लो वो गो आई बीबो, मतलब गो आई बीबो, आपको मैंने एग्जांपल ये दिया। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, आपने आप में से कभी किसी बच्चे ने ओयो, मेक माई ट्रिप, booking.com या गो आई बीबो के थ्रू कभी आपने रूम बुक कराया है? बस मेरे को यस या नो बोल दो, मेरे को बस यस या नो बोल दो जी। देखो आधे बच्चे ना अब जाना स्टार्ट हो गए हैं, उनको लग रहा है भाई इतनी डिटेल में अमेंडमेंट थोड़ा करनी है, क्रक्स बता दे काम खत्म करें। कोई बात नहीं, जब दिसंबर में एग्जाम आएगा ना आप मुझे ही याद करोगे कि समझ लेते तो अच्छा होता। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे सर, मैं सही बता रहा हूं। जिस तरह के पेपर आ रहे हैं ना उसको मजाक मत लेना बिल्कुल भी। मेरे को ये बताओ, आप में से किसी ने कभी रूम बुक की है? आज तक नहीं किया। दिशा कह रही है यस किया है, ओके ओके। कई बच्चे लिख रहे हैं यस और कई बच्चे लिख रहे हैं नो। ओके जी, कई बच्चे लिख रहे हैं यस, कई बच्चे लिख रहे हैं नो। चलो ठीक है, अच्छी बात है जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, जैसे मान लो ये मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है। अब ये ना एक होटल है, इस होटल का नाम है मान लो चिंटू होटल। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, चिंटू होटल। इस होटल का नाम है चिंटू, CHINTU। इस होटल का नाम है चिंटू होटल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस होटल का नाम है चिंटू होटल, ठीक है। और ये मान लो मिस्टर वीजी है जी, ये मान लो मिस्टर वीजी है जी, ये मान लो मैं हूं। अब मैं चिंटू होटल को नहीं जानता, चिंटू होटल मुझे नहीं जानता, भाई हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो मैं मेक माई ट्रिप पे गया, तो मेक माई ट्रिप पे ना एक चिंटू होटल दिख रहा था और इसके ना 4.9 स्टार थे। मैंने कहा यार ये चिंटू होटल 4.9 स्टार, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया होटल लग रहा है। मैंने कहा यार इसमें ऐसा करते हैं, इसका ना रूम बुक करवा लेते हैं। इसने फोटो डाली, फोटो बढ़िया, फीडबैक सारे लोगों के बहुत बढ़िया कि होटल की सर्विस बहुत बढ़िया है, क्लीनिंग बहुत बढ़िया है, स्टाफ बहुत अच्छा है। मैंने कहा इस होटल को बुकिंग कर लेते हैं जी। मैंने क्या किया, मेक माई ट्रिप के थ्रू मैंने चिंटू होटल बुक कर लिया, चिंटू होटल बुक कर लिया। पहले मेरे को बताओ क्या ये सर्विस 9.5 में आ गई जी? क्या ये सर्विस 9.5 में आ गई? यस, क्योंकि ईसीओ के थ्रू मैंने रूम की बुकिंग कराई, तो 9.5 ने बोला प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, ये सर्विस 9.5 में कवर है। अब जो बच्चे अगर मुझसे पढ़े हैं तो शायद उनको इस बात का याद आ रहा होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े शायद उनको भी याद होगा, बट मैं श्योर नहीं हूं। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि इस सर्विस में ना, इस सर्विस में हमेशा ईसीओ जीएसटी पे नहीं करता। वैसे ये सर्विस 9.5 में कवर है,
वैसे सर्विस 9(5) में कवर है, बट हमेशा इस सर्विस पे ईसीओ जीएसटी पे नहीं करता सर। बट ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। याद करो, मैंने क्लास में कराया था जी, याद करो, आपको मैंने कहा था कि इस सर्विस पे हमेशा ईसीओ जीएसटी पे नहीं करता। फिर कब पे करता है? वो तब पे करता है अगर ये चिंटू होटल जीएसटी में लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के। मतलब अगर ये रजिस्टर्ड है, अगर ये लाइबल है भाई, अगर ये बड़ा होटल है, अगर ये बड़ा होटल है, अपने आप में बहुत बड़ा होटल है, ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट कह रही भैया फिर बीच में एमएमटी को क्यों लेके आ रहे हो? फिर तो ये जीएसटी पे कर ही देगा, फिर तो जीएसटी पे कर ही देगा। हाँ, अगर ये अनरजिस्टर्ड है, अगर चिंटू होटल छोटा सा होटल है, किसी घर की गली में बना हुआ है, इसकी टर्नओवर बहुत कम है, चिंटू होटल जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो आपने बुक करवा लिया मेक माई ट्रिप के थ्रू, फिर मेक माई ट्रिप वाले जीएसटी पे करेंगे। अच्छा, हाँ याद आ गया सर, आपने क्लास में कहा था, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर सप्लायर लाइबल है तो सप्लायर ही पे करेगा, और अगर सप्लायर लाइबल नहीं है उस केस में यहां पे ईसीओ जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान दो। याद आ रही है जी? याद आ रही है? तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, देखो यहां पे, इफ सप्लायर लाइबल तो सप्लायर, इफ सप्लायर नॉट लाइबल तो ईसीओ, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन में ये था। और सेम कॉन्सेप्ट हाउसकीपिंग के सर्विस में था, सेम कॉन्सेप्ट हाउसकीपिंग की सर्विस में था कि अगर उबर कंपनी से मैंने हाउसकीपिंग की सर्विस ली, अब सोच के बोलना, उबर कंपनी से ना मैंने मान लो प्लम्बर वाले को बुला लिया जी। अब भाई साहब प्लम्बर वाला ऐसे अपना गमछा लेके, ये आ गया बंदा, आ गया यहाँ पे अपना गले में अपना रुमाल बांध के, कह रहा भाई साहब क्या खराब हो गया? मैं कहा भाई साहब कहाँ से आए हो? कह रहा भाई साहब उबर कंपनी से आपने प्लम्बर बुलाया ना, कौन सी टूटी खराब हो रही है? मैं कह रही बाथरूम की टूटी खराब हो रही है। कह रहा ईबी सही कर दें जी। अब बाथरूम की टूटी मान लो सही करी, इस प्लम्बर को मैंने किससे बुलाया? अर्बन कंपनी से, ईसीओ के थ्रू बुलाया। अब ये सप्लायर है, रिसीवर मैं हूं, अर्बन कंपनी एक बिचौली है, ठीक है जी, ये सर्विस 9(5) में कवर है। अब गवर्नमेंट कह रही देख भाई, अगर ये प्लम्बर छोटा प्लम्बर है, भाई ये प्लम्बर छोटा प्लम्बर है, अनरजिस्टर्ड है, फिर तो अर्बन कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे इस ट्रांजेक्शन पे। बट अगर ये प्लम्बर बड़ा प्लम्बर है, मतलब बड़ी एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर ये भी जीएसटी पे कर सकते हैं। उस केस में ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा। रटने वाले बच्चों की बात आ गई जी, रटने वाले बच्चों की बात आ गई। कई बच्चे एकदम सीधो के बैठ गए, कह रहे भाई मेरी बात आ गई, कह रहे भाई मेरी बात आ गई, अब सर मेरी बात करेंगे। अब देखो रटने वाले बच्चों की बात आ गई जी, सुनना ध्यान से। दो सर्विस ऐसी हैं, दो सर्विस ऐसी हैं याद रखना, जिसपे हमेशा ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा, सप्लायर भी जीएसटी पे कर सकते हैं। कब? अगर सप्लायर लाइबल है रजिस्ट्रेशन के। वो दो सर्विस कौन कौन सी हैं जी? प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन और हाउसकीपिंग। इसमें अगर सप्लायर लाइबल है तो सप्लायर पे करेगा, अगर सप्लायर लाइबल नहीं है तो ईसीओ पे करेगा। बट जो ऊपर सर्विस है, कैब की सर्विस, मतलब ओला कैब हो गया, उबर कैब हो गया, रेड बस हो गया, उसमें हमेशा ईसीओ जीएसटी पे करेगा, चाहे सप्लायर लाइबल हो या नहीं हो। तो ये बातें ना आपके नोट्स में लिखी नहीं है, ये लिखनी है आपको। मैंने कहा था ना कुछ बातें मैं अमेंडमेंट क्लास में लिखवाऊंगा, तो सारी नोटिंग करनी है जी, ये बात ध्यान देना, ये सारी आपने नोटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ईसीओ पे करेगा, और इन दोनों केस में अगर सप्लायर लाइबल है सप्लायर पे करेगा, अगर वो लाइबल नहीं है तो ईसीओ पे करेगा। अब बच्चा कहते हैं सर जो ये चौथी सर्विस आई है उसमें क्या जी? अब मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात बताना, जैसे आज ना, मतलब अब जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आना है? 25 फरवरी को। तो अभी तो हम स्विगी से खाना मंगाते हैं, जोमेटो से खाना मंगाते हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं उससे हम खाना मंगा लेते हैं, ठीक है। गली के कोने पे दुकान होती है, चाप वाला, पंजाबी चाप वाला, पंजाबी टेस्ट, ठीक है, छोटू चाप वाला, ठीक है, ये चाप वाला वो चाप वाला, उनसे मंगाते हैं। मैंने कहा यार जिस दिन तुम पास हो जाओगे ना, जिस दिन तुम पास हो जाओगे, मैं रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल है, रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल है, उसमें एक रेस्टोरेंट है, उससे खाना मंगाऊंगा मैं। अरे हैं सर, मतलब आप उससे खाना मंगाओगे? मैं कहा हाँ, जिस दिन तुम पास हो जाओगे ना, वादा रहा, रेडिसन ब्लू बोलोगे, लीला बोलोगे, शिंगरीला बोलोगे, कैंपेंस्की बोलोगे, और कोई भी मतलब जो 5 स्टार होटल है उसमें जो रेस्टोरेंट होंगे ना, उसका खाना खाएंगे। और बताओ क्या कहते हो? तो सर खाना ना घर बैठ के खाएंगे। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, जोमेटो से मंगा लेंगे, स्विगी से मंगा लेंगे, आज कई बड़े बड़े होटल स्विगी जोमेटो पे हैं, उनके रेस्टोरेंट से खाना आता है जी। अब गवर्नमेंट कह रही सुनो भाई मेरी बात, एक बात बताओ, एक बात बताना यार, एक बात मेरे को बताओ जी, इधर सुनो ध्यान से, एक बात मेरे को बताओ। अब जो ये बड़े बड़े होटल होते हैं, जो ये बड़े बड़े होटल होते हैं,
इनके अंदर रेस्टोरेंट होता है, तो आप बता सकते हो इनका रूम रेंट ज़्यादा होता है कम होता है? इनका रूम रेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार चेक करना जी। क्रक्स, दिशा दिशा इधर देख लो, इधर क्रक्स आ गया। क्रक्स क्रक्स देख लो जी, ये कस्टमर है, ये हम लोग हैं, ये स्विगी जोमेटो फूड पांडा या उबर ईट्स, यहाँ पे वो है जी। अब सप्लायर कौन है? रेस्टोरेंट। अब गवर्नमेंट कह रहे देखो जी, अगर सप्लायर, अगर रेस्टोरेंट किसी होटल में है, अगर रेस्टोरेंट किसी होटल में है और उस होटल का किराया 7500 रुपये पर डे से ज्यादा है, किसी भी रूम का, इवन अगर सिंगल रूम का भी किराया 7500 रुपये पर रूम से ज्यादा है, तो उस केस में स्विगी जोमेटो पे नहीं करेंगे, फिर होटल वाला जीएसटी पे करेगा। सर एक मिनट, एक बार दोबारा बताओ, क्या बोला आपने सर? नहीं, क्या बोला एक बार दोबारा बताना आपने? मैंने ये बोला अगर ये जोमेटो स्विगी से मान लो मैंने खाना मंगाया किसी रेस्टोरेंट से, और वो रेस्टोरेंट किसी होटल में सिचुएटेड है, और उस होटल का किराया रूम का पर डे 7500 या उससे ऊपर का है, तो उस केस में स्विगी जोमेटो जीएसटी पे नहीं करेंगे, फिर जीएसटी पे करेंगे वो होटल वाले। बट अगर खाना मैंने किसी ऐसे रेस्टोरेंट से मंगाया जो किसी होटल में नहीं है, या अगर किसी होटल में उसका किराया 7500 रुपये पर डे से कम का है, तो उस केस में स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, मतलब सर जैसे मान लो मैंने जैसे आपने कहा था रेडिसन ब्लू है, अब रेडिसन ब्लू में एक रेस्टोरेंट है, तो मैंने उससे खाना मंगा लिया, जोमेटो पे मैंने लिखा रेडिसन ब्लू, उसमें उसका एक रेस्टोरेंट था, तो हमने वहां से खाना मंगा लिया। अब रेडिसन ब्लू में जो कमरे होंगे उसमें से किसी कमरे का किराया मान लो 7500 रुपये से ऊपर है, तो जो ये सामान होगा जो मैंने खाना मंगाया इस पर जीएसटी क्या स्विगी जोमेटो पे नहीं करेंगे? आंसर इज नो, रेस्टोरेंट वाले पे करेंगे। सर बट अगर मान लो स्विगी जोमेटो से मैंने खाना मंगाया नॉर्मल रेस्टोरेंट से, जैसे ये छोटू चाप वाला, ये पंजाबी टेस्ट, ये मान लो ये ब्लू बिरयानी, ठीक है जी, और मान लो ये चायोस हो गया, ये मान लो और चाय पॉइंट हो गया, ये छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट होते हैं जो किसी होटल में सिचुएटेड नहीं होते, या अगर होटल में सिचुएटेड भी हैं, उस होटल का किराया पर डे का 7500 से कम है, उस केस में स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। अच्छा अब समझ आ गया सर। अब बताओ कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा जी? बस 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 बस, जो छोटे पापा का बच्चा है उस पे स्विगी जोमेटो पे करेंगे, जो बड़े पापा का बच्चा है उस पे होटल वाले पे करेंगे। अब आया समझ बच्चे को? बच्चा देख लो कह रहा है सर मतलब हमें समझ में आ गया कि जो बड़े पापा का बच्चा है, जो जिसके पापा बड़े हैं, मतलब बड़ा होटल है, किराया 7500 रुपये पर डे से ज्यादा है, उसमें तो पापा ही पे करेंगे, होटल वाले पे करेंगे। और जो छोटे पापा का बच्चा है, मतलब छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं, अगर उससे खाना मंगा रहे हैं तो स्विगी जोमेटो वाले पे करेंगे। आंसर इज यस। क्या बात है? अरे प्रॉफिट नहीं कह रहा नालायक, एक दिन का रूम का किराया कह रहा हूं 7500 रुपये, एक दिन के रूम चार्जेस अगर उस होटल में 7500 रुपये या उससे ज्यादा हैं तो होटल वाले पे करेंगे। यार स्मृति कैसे बेकार की बात करो ना, तो मैंने 6500 की लिमिट बताई अभी तक, मैंने बताई 7500, और मैं कह रहा हूं रूम रेंट, बच्चा कह रहा है प्रॉफिट। सर रूम टैरिफ नहीं पता क्या होता है क्या? आप किसी होटल में जाते हो, आपने कहा मेरे को कमरा लेना है, तो वो बताता नहीं है रूम टैरिफ क्या है। तो अगर उसमें कोई होटल है, ठीक है जी, उसमें मान लो कोई सूट रूम है, कोई डिलक्स रूम है, उसका किराया पर डे का 10,000 है, तो उस होटल के रेस्टोरेंट से खाना मंगाओगे तो होटल वाला जीएसटी पे करेगा। बस काम खत्म करो। डन हो गया जी? लॉक कर दूं? पक्का ना? तो चौथी सर्विस कौन सी है? रेस्टोरेंट की सर्विस। कौन जीएसटी पे करेगा? स्विगी जोमेटो। बट अगर वो होटल किसी रेस्टोरेंट के अंदर है, सॉरी अगर वो रेस्टोरेंट किसी होटल के अंदर है, उसका किराया रूम का पर डे का 7500 उससे ज्यादा है, तो होटल वाले जीएसटी पे कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो। चलो अब आगे आओ जी। अब इधर देखो ध्यान से, अब आ जाओ। ये चैप्टर एग्जामिशन का है, ये आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं है, लिखा हुआ है नोट इन एग्जीक्यूटिव, ये आपने नहीं करना जी, आपके मॉड्यूल में दिया नहीं हुआ, ठीक है जी।
आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, और इवन आपके जो सप्लीमेंट आया उसमें इसके अमेंडमेंट भी नहीं है। तो मतलब इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया कि अभी एग्जीक्यूटिव में नहीं है, आपके मॉड्यूल में भी नहीं है, ये प्रोफेशनल के लिए। तो इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, ये CS प्रोफेशनल के लिए है, तो हम CS प्रोफेशनल के लिए कराएंगे। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4 ITC, चौथी अमेंडमेंट पे आओ जी। सब कुछ इंक्लूड है, कैफे भी इंक्लूड है जी। एक बार चौथी अमेंडमेंट पे आओ। अब चौथी अमेंडमेंट तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल अमेंडमेंट, गिरी हुई अमेंडमेंट, गिरी हुई अमेंडमेंट। याद कराओ ITC। एक बात मेरे को ITC के अंदर बताना, याद है ITC के अंदर मैंने कहा था कि ITC लेने की 4 कंडीशन होती हैं, 4 कंडीशन होती हैं ITC लेने की। सर 4 कंडीशन होती हैं, 4 कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं सर? एक बार याद करवाना, याद करो, आप मेरे को कराओ याद, 4 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। पहली कंडीशन, मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। पहली कंडीशन, मेरे हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, मेरी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो। तीसरी कंडीशन, मैंने रिटर्न फाइल कर दी हो। चौथी कंडीशन, सप्लायर ने गवर्नमेंट को GST पे कर दिया फॉरवर्ड चार्ज में, और अगर वो रिवर्स चार्ज वाला है तो मैंने गवर्नमेंट को GST पे कर दिया हो। और एक कंडीशन मैंने और कहा था, नई ऐड हुई है, कि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दी हो। सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड कर दी हो, अगर आपको याद आ गया हो जी। और एक बात मैं बता दूं, जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा है, जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा है, याद करो, मैंने क्लास में कहा था जी, अगर मान लो 100 इनवॉइस हैं, अगर मान लो 100 इनवॉइस हैं। हेलो अंकल, ओए ओए ओए, सीधा के बैठो। मम्मी पापा साथ बैठे हैं, ठीक है। अंकल, इसको ये क्या मतलब ऐसे लेट के पड़ेगा? अब ये बताओ, ऐसे नहीं है, ये नालायक है, ये आप इसको उठाना पड़ेगा अंकल, डांटना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं मानता, ये जिद्दी बच्चा है ये। हाँ, बच्चा कह रहे पिटवा दो मेरे को मार, तो क्यों ना पिटवाऊं, हद हो गई। मतलब विष्णु भगवान का अवतार बन के तुम बैठ जाओ, नालायक। इधर सुना ध्यान से, 100 इनवॉइस हैं, 100 में से मान लो 80 इनवॉइस जो हैं अपलोड कर दिए, और 20 इनवॉइस अपलोड नहीं किए, ठीक है जी। 80 इनवॉइस अपलोड कर दिए और 20 इनवॉइस अपलोड नहीं किए। याद करो, अगर किसी ने पुराना लॉ पढ़ा, आपने क्या पढ़ा होगा? कोई बताएगा आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने ये पढ़ा होगा, सर जो 80 इनवॉइस अपलोड कर दिए उसका तो मैं पूरा ITC क्लेम कर लूंगा। जो 80 इनवॉइस अपलोड कर दिए उसका तो मैं पूरा ITC क्लेम कर लूंगा। और जो 20 इनवॉइस अपलोड नहीं किए उसका ITC मैं क्लेम कर सकता था कितना? याद करें, मैंने आपको रेशो बताई थी, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताना जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा है। कुछ रेशो मैंने आपको बताई थी कि जो अपलोड नहीं होते उस केस में जितने अपलोड हो चुके हैं उसके ITC का 5%, 5% वाली एक रेशो थी, याद आ रहा है? 5% और एक्चुअल ITC विच एवर इज लेस। अरे क्या बात है यार, यार आई लव यू, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। बस 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 बस, अब पता लग गया मुझे, अब पता लग गया। अब सुन लो ध्यान से, ये 5% की रेशो खत्म हो चुकी है, बस ये अमेंडमेंट आई है, ये 5% की रेशो भी अब खत्म हो चुकी है। मतलब अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, जितने इनवॉइस अपलोड होंगे उतने का ITC मिलेगा, जो इनवॉइस अपलोड नहीं होंगे उसका ITC अब नहीं मिलेगा। हाय हाय, कितना इजी लॉ बन गया सर अब तो ये। अब तो बस कुछ नहीं है भाई, जितने इनवॉइस अपलोड किए होंगे उसका जो ITC बनता होगा वो क्लेम कर लेंगे, जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए उसका अब कोई ITC नहीं मिलेगा। कोई 5% वाली अब रेशो नहीं है, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। आपने जून में ही कहा था ये हट जाएगी। अरे अंजलि, जो मैं कहता हूं वो हो जाता है, बच्चे मेरी बात मानते नहीं ना, इजी ले लेते, इजी इजी ले लेते हैं विवेक सर, इजी ले लेते हैं, जो बातें मैं बोलता हूं देख लो चेंजेस आ जाती है ना। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, क्रक्स जितने इनवॉइस GSTR 1 में अपलोड होंगे अब उतना ही ITC अवेल कर सकते हैं, जो इनवॉइस अपलोड नहीं किए जाएंगे उसका ITC अब नहीं मिलेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। तो क्रक्स बोलो, क्रक्स जल्दी बोलो, क्रक्स क्या जी? जितने इनवॉइस अपलोड होंगे उसका ITC मिलेगा, जो अपलोड नहीं होंगे उसका ITC नहीं मिलेगा। एक गाना बनाते हैं,
जो अपलोड हो जाएंगे आईटीसी मिल जाएगा, जो अपलोड हो जाएंगे आईटीसी मिल जाएगा, जो अपलोड नहीं होंगे आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई गाना तो नहीं बना, बट याद हो गया, जितने इनवॉइस अपलोड होंगे उतने का आईटीसी मिलेगा, जितने इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं किए उतने का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। या अगर मैं यूं कहूं, जब आप इनवॉइस अपलोड करते हो तो सामने वाले का जीएसटीआर 2B एक फॉर्म नंबर होता है, जीएसटीआर 2B में ना आईटीसी दिखता है। तो सिंपल सी बात है, अगर जीएसटीआर 2B में आपको आईटीसी नहीं दिख रहा तो उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 2B में वही आईटीसी दिखेगा जो इनवॉइस अपलोड हुए। ठीक है, तो जो इनवॉइस अपलोड होंगे उसका आईटीसी क्लेम करोगे, जो अपलोड नहीं हुए उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। डन है जी, लॉक कर दूं। प्रोफेशनल के लिए भी है, प्रोफेशनल की 3 अमेंडमेंट क्लास है, पहली 2 ये, एक एडिशनल आएगी जी। चलो जी, हटा रहा हूं इसको मैं जी। अब 4 अमेंडमेंट हो गई, पहले मेरे को फटाफट से बोल दो 4 अमेंडमेंट, क्योंकि बाकी 3 अमेंडमेंट 2-2 मिनट की हैं। बाकी 3 अमेंडमेंट ना सिर्फ 2-2 मिनट की हैं। उससे पहले मैं कहता हूं 4 अमेंडमेंट एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो। देखो देखो, आधे बच्चे भाग गए हैं, पढ़ने वाले बच्चे रुके हैं, पढ़ने वाले बच्चे रुके हैं। तो मैं आपसे ही बात करूंगा, 4 अमेंडमेंट एक बार रिकॉल करके करा दो कौन कौन सी है फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। 4 अमेंडमेंट, ओके 4 अमेंडमेंट। अरे यार, हाँ सर देखो, पहली अमेंडमेंट, हेलो भैया आप, ये रेड टी शर्ट, ओए ओए रेड टी शर्ट, यस आप बताओगे। सर पहली अमेंडमेंट तो वही है ना, पहली अमेंडमेंट तो सप्लाई के चैप्टर के अंदर आई है, सप्लाई के चैप्टर के अंदर आई है। वो आपने कहा था कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए या अपने ही मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करेगा विद कंसीडरेशन में, उसको भी अब सप्लाई बना देंगे। 7(1)AA नया क्लोज आ गया, और शेड्यूल 2 में एक पैरा 7 था वो डिलीट हो गया। एक अमेंडमेंट तो आई है। फिर सेकंड अमेंडमेंट कॉम्पोजिट स्कीम में आई। तो कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर पहले यह था कि कॉम्पोजिट स्कीम 4 गुड्स के मैन्युफैक्चरर कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते थे, अब वो हो गए 8। 4 तो पहले ही थे, 4 उसमें और ऐड हो गए। सर 4 कौन कौन से थे? वही पान मसाला, एरेटेड वाटर, टबैको, आइसक्रीम। अब उसमें 4 ईंटें जुड़ गई हैं जिसमें वॉल टाइल्स कवर नहीं होंगे, ऑलमोस्ट बाकी सारी ब्रिक्स यहां पे कवर हो चुकी हैं। तो 8 गुड्स के अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाओगे। क्लियर हो गया। तीसरी अमेंडमेंट क्या थी? थर्ड अमेंडमेंट सर जो अभी आपने कराई वो 9(5) ईसीओ वाले केस में। तो ईसीओ वाले केस में पहले 3 सर्विस होती थी, एक तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाली होती थी, और दूसरा होता था प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, और तीसरा होता था सर वो हाउस कीपिंग की सर्विस। उसमें एक चौथी सर्विस और आ गई है, रेस्टोरेंट की सर्विस। मतलब स्विगी जोमेटो वाले अब जीएसटी पे करेंगे, बट अगर स्विगी जोमेटो से अगर मैंने खाना मंगाया किसी रेस्टोरेंट का और वो रेस्टोरेंट किसी ऐसे होटल में सिचुएट करता है जिस होटल के रूम का पर डे किराया 7500 से ज्यादा है, तो उस केस में होटल वाले जीएसटी पे करेंगे, अदरवाइज स्विगी और जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। मतलब अगर बड़े बाप का बच्चा है तो फिर पापा पे करेंगे, अगर छोटे बाप का बच्चा है तो फिर स्विगी जोमेटो पे करेंगे। तो मतलब सिंपल से बता, अगर कोई रेस्टोरेंट छोटा मोटा है या किसी ऐसे होटल में है जहां पर डे किराया 7500 से कम है तो स्विगी जोमेटो पे करेंगे, नहीं तो फिर होटल वाले भी पे कर सकते हैं जी। ये हमारी थर्ड अमेंडमेंट होगी। फोर्थ अमेंडमेंट तो गिरी हुई, आय हाय हाय, उठानी पड़ रही, उठा लो जल्दी, उठाओ यार फटाफट से, जल्दी उठाओ, उठाओ जल्दी अमेंडमेंट। उसमें क्या है, जितने इनवॉइस अपलोड करोगे उतने का आईटीसी मिलेगा, जितने इनवॉइस अपलोड नहीं करोगे उतने का आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब 5% वाली अब रेशो खत्म हो चुकी है, अब कोई रेशो 5% वाली नहीं है, काम खत्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब आ जाओ अगली 3 अमेंडमेंट जो हैं बैक टू बैक इस चैप्टर की, छोटी छोटी अमेंडमेंट, बिल्कुल छोटी छोटी। एक बात मेरे फटाफट से बोल दो जी, क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अब आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होता है, नहीं करवाना होता? बस ये बोल दो जी। आपको मैंने कहा था कि जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आधार कार्ड देना होता है, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट आई थी ना आधार कार्ड देने वाली, ये अमेंडमेंट आई थी अप्रोक्सीमेट 2019 में आई थी शायद। अब 2019 में अमेंडमेंट आई तो गवर्नमेंट ने कहा विवेक, अगर तू जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएगा ना तो तेरे को आधार कार्ड देना होगा। अच्छा एक बात बताना, क्या जीएसटी 19 में ही आया था? बताना एक बार, क्या जीएसटी 19 में ही आया था? अरे सर कैसे बेकार की बात कर रहे हो, ये बच्चे वाली बातें मत करो हमारे सामने। जीएसटी 19 में आया था क्या? जीएसटी कब आया था? बोला बोला बोला, जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। क्या बात है।
अच्छा 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया था पूरे इंडिया में? नहीं नहीं नहीं, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जेएनके। याद करो जेएनके पर जीएसटी कब आया था? 8 जुलाई को। मैंने कहा भी था कि मोदी जी ने महबूबा को मनाया था और महबूबा को मानने में 7 दिन लग गए थे, और महबूबा को मनाने में टाइम भी लगता है यार, कहाँ मानते हैं महबूबा, मानती नहीं है। 7 दिन लगे मोदी जी को। 8 जुलाई को मानी महबूबा, तब जाके जीएसटी जेएनके पर भी आ गया। मतलब 8 जुलाई से जेएनके पर भी आ गया था, 1 जुलाई से पूरे इंडिया पर था एक्सक्लूडिंग जेएनके। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, 17 से लेके 19 के बीच में जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड थे उनको तो आधार कार्ड जमा करवाने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि आधार कार्ड वाला लॉ बना 2019 में। 19 के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि आपको आधार ऑथेंटिकेट करवाना है, तो 19 के बाद वाले तो करवा रहे हैं, बट आपने बोल देना जो लोग पुराने रजिस्टर्ड हैं क्या उनसे भी गवर्नमेंट आधार लेना चाहेगी, नहीं लेना चाहेगी? बस ये बोल दो जी। क्या जो लोग पुराने रजिस्टर्ड हैं क्या उनसे भी गवर्नमेंट आधार लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी? सर मेरी महबूबा भी नहीं मान रही, कोई बात नहीं, सीएस को महबूबा बना लो सर, सीएस को महबूबा बना लो, ठीक है जी। सीएस को बना लो महबूबा। बेइम्तिहां इश्क कर लीजिए किताबों से, सुनिएगा गौर फरमाइएगा सर, बेइम्तिहां इश्क कर लीजिए किताबों से, यही है जो अपनी बातों से मुकरा नहीं करती। ओ माय गॉड सर, एक बार दोबारा, बेइम्तिहां इश्क कर लीजिए किताबों से, बेइम्तिहां इश्क कर लीजिए किताबों से, यही है जो अपनी बातों से मुकरा नहीं करती, यही है जो अपनी बातों से मुकरा नहीं करती। ठीक है, चलो अब एक बात मेरे को बताओ जी, तो क्या उनको भी आधार जमा करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा? यस, बस ये अमेंडमेंट उसी के लिए आई है। देखो इस अमेंडमेंट में क्या लिखा है, आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया किन लोगों के लिए? जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जो पहले रजिस्टर्ड पर्सन थे 2019 से पहले के, उनको भी आधार जमा करवाना पड़ेगा। उनके लिए अब प्रोविजन लिख दिया कि आपको भी आधार जमा कराना है। तो बिल्कुल बेसिक अमेंडमेंट है, एग्जाम के लिए मैं ये कहूंगा रेलिवेंट भी है, नहीं भी है। अब किस किस का आधार जमा कराना है? तो देखो जी, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आधार जमा कराना है प्रोप्राइटर का, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जमा करवाना है पार्टनर का, अगर एचयूएफ है तो जमा करवाना है कर्ता का, अगर कंपनी है तो जमा करवाना है एमडी या होल टाइम डायरेक्टर का, अगर आपकी एओपी बीवाई है तो किसी मेंबर्स का आधार कार्ड जमा करवा दो, अगर आपका ट्रस्ट है तो जो ट्रस्टी के बोर्ड, मतलब आप ट्रस्टी जो है उसका आधार कार्ड जमा करवा दो जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी आधार जमा कब करवाना है? अगर आपको रिफंड क्लेम करना है जीएसटी में, या आप एक्सपोर्ट वाले केस में आईजीएसटी का रिफंड क्लेम करना चाहते हो, या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन रिवोक करवाना चाहते हो। रिवोक का मतलब जैसे कई बार गलती नहीं हो जाती, अब एक बच्चा सामने बैठा है, उसकी बेबी नाराज हो गई, तो बेबी नाराज हो गई तो बच्चे ने गुस्से में कुछ बोल दिया, टाइम नहीं है, 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 यही रोना लगा रखा है, भाई पढ़ू ना क्या, अपना सीएस ना बनूं क्या? जब भी देखो टाइम नहीं है, बेबी नाराज हो गई। अब भाई साहब बाबू को बाद में पता लगा, बाबू हाथ जोड़ के खड़ा है, बाबू भाई साहब एक पैर नीचे एक पैर ऊपर हाथ जोड़ के ऐसे वंदना कर रहा है कि हे बेबी प्लीज मान जाओ ना। इसको बोलते हैं रिवोकेशन, इसको बोलते हैं रिवोकेशन की प्लीज सुनो ना, अपनी डायरी में मेरा नाम दोबारा से दर्ज कर लो ना, इसको बोलते हैं रिवोकेशन। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ब्रेकअप हो गया, फिर दोबारा से हाथ जोड़ के निवेदन करना नीचे बैठ के कि प्लीज एक बार अपनी डायरी में दोबारा से मेरा नाम दर्ज कर लो ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रहा है अगर ऐसा कराना है तो भी आपको आधार कार्ड जमा कराना पड़ेगा। ठीक है जी, तो भी आपको आधार कार्ड जमा करवाना पड़ेगा। और अगर आधार जमा नहीं कराओगे तो ध्यान रखना जी, ना तो आपको रिफंड मिलेगा जी, ना आप रिफंड क्लेम कर सकते। ठीक है जी, ना आप रिफंड क्लेम कर पाओगे, ना रिफंड की एप्लीकेशन दे पाओगे, और ना ही आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो आधार ही नहीं है उसके पास, अच्छा ऐसा हो सकता है कि किसी के पास आधार ना हो, बताना मुझे एक बार। इंडिविजुअल के लिए भी है बिल्कुल आयुषी, इंडिविजुअल को तो अपना ही जमा करवाना है ना, इंडिविजुअल को तो अपना ही जमा कराना है, बाकी सबको किसका जमा करवाना है उसके लिए। एक बात मेरे को बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आधार कार्ड ना हो? जल्दी बोलो यार, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आधार कार्ड ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है।
यार कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता, उनको भी असाइन ही नहीं हुआ। मैंने आधार के लिए अप्लाई किया, मुझे आधार मिला नहीं, बताओ मैं क्या करूं जी। ओए अंकल, आपके पास है तो इसका मतलब यह है कि सबके पास आधार है। सर मैंने आधार के लिए अप्लाई किया, अभी मेरे पास घर में आधार नहीं आया, तो इस टाइम मेरे पास आधार नहीं है ना, तो मैं क्या करूं। मेरे पास समझ पा रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि अगर आपको आधार असाइन नहीं हुआ तो कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं फिर। इधर आओ, ये सामने जो बच्चा बैठा, इधर आ नालायक। मैं समझाना चाह रहा हूं, बड़े समझ नहीं, उधर देख रहा है, मोबाइल में ऐसे टाइप करो, इस चक्कर में एग्जाम क्लियर नहीं होते आपके। एक टाइम पे 3 3 काम करते हो आप। सर अगर मेरे को आधार असाइन ही नहीं हुआ तो मैं कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराऊं, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो आंसर क्या दे के आओगे उसका, बताओ ना मुझे, कि अगर मेरे पास आधार असाइन ही नहीं हुआ तो मैं कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराऊंगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा है जी, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपको आधार असाइन नहीं हुआ तो हिज और हर आधार एनरोलमेंट आईडी स्लिप, स्लिप तो होगी भाई, तुमने आधार एनरोल करवाया है उसकी स्लिप तो होगी, वो तुम्हें जमा करानी है। अपने बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ, अपने बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ, और क्या जमा कराना है, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड जमा करा सकते हो आप, पासपोर्ट जमा करवा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस जमा करवा सकते हो, ये सब कुछ जमा करवाना पड़ेगा अगर आपको आधार असाइन नहीं हुआ। और जिस दिन आधार असाइन हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आधार फिर जमा करवाना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले मुझे बताओ ये पॉइंट किन के लिए है, ये पॉइंट किन के लिए है। 2019 जब ये लो बना उसके बाद वाले लोगों के लिए, पहले वालों के लिए, पहले मेरे को ये क्लियर करो ये किन के लिए है, जो न्यू रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए या जो पुराने रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए, पहले मेरे को ये क्लियर कर दो जी, जल्दी बोलो मेरे को फटाफट से जी। बस मेरे बच्चे बस खत्म होने वाली है, 2 अमेंडमेंट और बची हैं, देन आज के अमेंडमेंट क्लास पैक कर देंगे, ठीक है जी। पहले वालों के लिए बहुत बढ़िया, पहले वालों के लिए ग्रेट, ये बात तो क्लियर हो गई। तो पहले वालों को गवर्नमेंट ने क्या बोला, आधार जमा कराना है। अब किसको किसका आधार जमा कराना है, तो गवर्नमेंट ने बता दिया जी, अगर आप इनमें से कवर होते हो तो आपको इनका आधार जमा करवाना है। अगर आधार असाइन नहीं हुआ तो क्या करना है, तो एनरोलमेंट आईडी, ठीक है जी, बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ जमा कराओ, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराओ, या अपना पासपोर्ट जमा कराओ, या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड जमा कराओ, ये आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। फिर जब आधार असाइन हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेट करवाना है, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, सिंपल क्वेश्चन बनेगा जी, जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उनको आधार असाइन नहीं हुआ तो बताओ इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आधार असाइन हो गया तो कितने दिन के अंदर अंदर आधार ऑथेंटिकेट कराना है, 30 दिन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन बस ये बनेगा जी, ये क्वेश्चन बनेंगे सिंपल से, ठीक है जी। उसके बाद एक छोटी सी अमेंडमेंट और है, एक अमेंडमेंट और है बिल्कुल छोटी सी, मैं आपको बताता हूं। ये अमेंडमेंट अभी हम कर चुके हैं। वैसे रजिस्ट्रेशन की कितनी लिमिट होती थी बताना एक बार, बस 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 लिमिट बोल दो, लिमिट कितनी, लिमिट कितनी होती थी, लिमिट बोल दो यार। हेलो भैया आप, लिमिट, रजिस्ट्रेशन की लिमिट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कितनी लिमिट होती थी, 10 लाख, बोलो बोलो बोलो, 20 लाख और 40 लाख, 3 लिमिट होती थी। 10 लाख किस केस में होती थी, 10 लाख नागमणि को त्रिपुरा मिजोरम घुमा के लेकर आया था, याद करो, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 केस में 10 लाख की लिमिट होती थी, ठीक है जी। फिर सर्विस वाले केस में या गुड्स और सर्विस वाले केस में नॉर्मली वहां 20 लाख की लिमिट होती थी, और 40 लाख की लिमिट होती थी अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो तो 40 लाख की लिमिट होती थी। बोलो यस या नो, बोलो जी जल्दी बोलो। 40 लाख की लिमिट होती थी कब, अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो तो 40 लाख की लिमिट होती थी। बोलो यस या नो, यस या नो, यस। बट याद आ रहा है, आना आना, आगे आओ आगे आओ, आगे तो आओ। कुछ गुड्स ऐसे होते थे जहां 40 लाख की लिमिट नहीं होती थी, लिख के बताओ मुझे। कुछ गुड्स ऐसे होते थे जहां 40 लाख की लिमिट नहीं होती थी, कौन कौन से गुड्स होते थे,
हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पान मसाला, पान मसाला, बोलो बोलो, पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम, इतना बोल दो। एरिएटेड वाटर यहां पे था या नहीं था? एरिएटेड वाटर यहां पे था या नहीं था? बस एक बार लिख के बता दो, मैं इतने पानी पी लूं। एरिएटेड वाटर यहां पे था या नहीं था जी? जल्दी बोलो, शाबाश मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। एरिएटेड वाटर यहां पे था या नहीं था? एक नालायक बच्चा आ गया, हैंडीक्राफ्ट वाला। अब नालायक नहीं था यार, सही बता रहा हूं, इतना प्राउड फील होता है ना आपके ऊपर, सही बता, इतना प्राउड फील होता है कि वाकई जीएसटी पढ़ा है ना, तो मेरे को लग रहा है खून से जीएसटी निकल रहा है आपके खून से, खून में जीएसटी बसा हुआ है आपके, आपको भी तक याद है यार। एरिएटेड वाटर यहां पे नहीं था, नहीं था सर, वो कॉम्पोजिट स्कीम में था। मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि यहां पर नहीं है। यहां पान मसाला है, टबैको है, आइसक्रीम है, एरिएटेड वाटर यहां पे नहीं है। मतलब इन तीन गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट नहीं थी, इन 3 गुड्स वाले केस में 20 लाख की लिमिट थी। एक बच्चा कहता है मुझे पता अमेंडमेंट क्या आई है। संतोष कह रहा है, संतोष सुनो, संतोष क्या कह रहा है? संतोष, संतोष पता क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे पता अमेंडमेंट क्या आई है। मैं कहा बताओ संतोष। कह रहा भाई पता है अमेंडमेंट क्या आई है? पक्का एरिएटेड वाटर यहां पे आ गया होगा। कह रहा मुझे लग रहा है पक्का एरिएटेड वाटर यहां पे आ गया होगा। संतोष पप नहीं, नहीं आया, नहीं आया। ये 3 हैं और 4 और गुड्स ऐड हो चुके हैं। अब अपने बोल दो 4 कौन से? जल्दी बोलो 4 कौन से? जल्दी बोलो 4 कौन से? शाबाश, याद कर लो, अभी अभी आज ही हमने किए नालायकों, आज ही हमने किए हैं। 4 गुड्स कौन से? यस, अरे यार आई लव यू सो मच, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ईंटें, मतलब 4 और 3, अब 7 गुड्स ऐसे हो चुके हैं जहां पे 40 लाख की लिमिट आप नहीं ले सकते। क्या बात है यार, मजा आ गया। देखो जी, 3 गुड्स तो पहले भी थे, 3 गुड्स तो ये पहले भी थे, आज भी हैं, और ये 4 गुड्स अब ऐड और हो चुके हैं, तो वही 4 जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो टोटल मिला के 7 गुड्स अब ऐसे हो चुके हैं जहां 40 लाख की लिमिट जो है वो अलाउड नहीं है जी। ठीक है, तो 7 गुड्स ऐसे हो चुके हैं जहां पे 40 लाख की लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं है, बस ये बात ध्यान दो जी। तो मुझे बस फटाफट से बोल दो, जल्दी बोल दो फटाफट से। कॉम्पोजिट स्कीम में कितने गुड्स हैं? जल्दी बोलो, कॉम्पोजिट स्कीम में कितने गुड्स हैं? 8, मतलब 8 गुड्स वहां पे हैं जो कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं है, और 7 गुड्स यहां पे हैं जो 7 गुड्स हैं इनमें 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। मजा आता है यार, सही बता रहा हूँ, लाइव होते हो ना आप, आपके साथ पढ़ने में और पढ़ाने में अलग लेवल का मजा है। ठीक है, सही बता रहा हूँ, मजा आता है बहुत जी। अब समझ में आ गया ना? ये अमेंडमेंट आई है बस छोटी सी। और आओ जी, अब लास्ट अमेंडमेंट करते हैं आज की क्लास की, जो बेकार है, एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, बट फिर भी हमें करनी है क्योंकि अमेंडमेंट आई है तो करनी तो है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये अमेंडमेंट ही आई है। एक बात बताना, आपको मैंने कहा था अभी बेबी नाराज हो गई तो क्या करना पड़ता है? बेबी प्लीज देख लो ना, गलती हो जाती है, मैं भी तो आपका बाबू हूं ना। देखो मैं आपसे तोतला होते नहीं बोलता, आपसे पूछता नहीं मैं, ते आपने ताना ताया, ताना नहीं ताया, त्या तोती ताई है, त्या तब्दी ताई है, मैं आपसे तोतला बन जाता हूं ना। ठीक है, तो मैं बचपन में तोतला था, देखो मैं बड़ा होकर भी तोतला बन गया आपके लिए। तो अब सोच के बोलना, मतलब वो किसकी हरकत कर रहा है? वो रिवोकेशन करना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है? रिवोकेशन की। अपनी डायरी में, अपनी डायरी में मेरा नाम दोबारा लिख लो। ऐसे ही जीएसटी में होता है, अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसके बाद ना आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। और जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच के होंगे, आपको याद करो मैंने क्लास में कहा भी था कि रिवोकेशन की एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर आप डाल सकते थे। कितनी टाइम लिमिट थी? मेरे को टाइम लिमिट लिख के बताओ जी। अरे मेरे को जल्दी बताओ। अरे सर लगता है आपको एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे सब पता बेटे। जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उस स्कूल का मैं हेडमास्टर हूं। जल्दी बोलो, रिवोकेशन की एप्लीकेशन कितने दिन में करते थे? 30 दिन में ना। अब उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है,
30 दिन तो नॉर्मल लिमिट है, 30 दिन की एक्सटेंशन और मिल सकती है। कौन देगा? असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। और 30 दिन की और भी ले सकते हो, वो कौन देगा जी? कमिश्नर देगा। तो मतलब 90 दिन तक तुम अप्लाई कर सकते हो रिवोकेशन के लिए आफ्टर एक्सटेंशन। तो नॉर्मल लिमिट आपकी 30 दिन की है, बस ये बात ध्यान देना। 30 दिन की एक्सटेंशन एसीडीसी और दे सकता है, और 30 दिन की और मिल सकती है अगर कमिश्नर आपको दे दे, तो 90 दिन में आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये अमेंडमेंट आई है जी, ठीक है। बच्चा कह रहे सर कसम लगे माता रानी की, कसम लगे माता रानी की, अगर आप ऐसे चले गए सातों की सातों अमेंडमेंट आप रिवाइज करवा के जाओगे, चाहे 5 मिनट लग जाए, जाना मत सर, खाना बाद में खा लेना, क्या हो गया? अच्छा पक्का आप भी कराओगे मेरे साथ? उससे पहले एक बार लाइक का बटन तोड़ दो। लाइक कर दिया करो यार, लाइक शेयर, ये 2 चीज़ आपसे मांगता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि हमारा एक ऐसा परिवार हो पूरे इंडिया के अंदर जो याद करे कि एक फैमिली है जो मिलके काम करती है। वो आपके ऊपर, देखो मैं तो आपके लिए काम कर सकता हूँ, आपका भी फर्ज बनता है हर बच्चे के साथ शेयर करने का और लाइक यहाँ ठोकने का। लाइक तोड़ दिया करो, मैं तो कह रहा हूँ। यूट्यूब वाले भी गए, हमारे लाइक बटन टूट गया, ठीक है। चलो जी, एक बार फटाफट से सारे बच्चे एक बार फटाफट से 7 के 7 अमेंडमेंट, इसकी फोटो क्लिक करनी है, कर लेना जी। दिशा करक्स आ गया? अरे बच्चे मेरे करक्स आ गया, करक्स 7 अमेंडमेंट जो हमने 1 घंटे में किए हैं उसका करक्स आ गया जी। ओए, और एक तो ना कमेंट में ये मत लिख देना कि भाई, कमेंट में ये मत लिख देना कि लास्ट 5 मिनट की वीडियो देख लो सारी अमेंडमेंट हो जाएंगी। बच्चे का करियर मत खराब कर देना। ये 5 मिनट की वीडियो उनके लिए जिन्होंने 1 घंटे की क्लास देखी है। सिर्फ 5 मिनट भी देखोगे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा जी। तो कोई बच्चा कमेंट में ये नहीं लिखेगा लास्ट 5 मिनट की वीडियो देख लो, ठीक है। बोलो जी फटाफट से। सबसे पहले अमेंडमेंट नंबर 1 क्या निकल के? अमेंडमेंट नंबर 1 सप्लाई के चैप्टर में है। क्या अमेंडमेंट नंबर 1 है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा विद कंसीडरेशन में, अब वो काम सप्लाई में कवर हो जाएगा। अमेंडमेंट नंबर 1 ये निकल के आ रही है। अमेंडमेंट नंबर 2 क्या है? टोटल 8 गुड्स ऐसे हैं जो कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर हो चुके हैं। टोटल 8 गुड्स ऐसे हैं जो कॉम्पोजिट से बाहर हो चुके हैं। 4 गुड्स पहले भी थे पत्ती वाले, और अब 4 ईंटें वॉल टाइल्स को छोड़ के सारी ब्रिक्स जो है वो नॉर्मली यहां पे कवर हो चुके हैं। 8 गुड्स होंगे, उसमें कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाओगे। अमेंडमेंट नंबर 2 खत्म। अमेंडमेंट नंबर 3, स्विगी जोमेटो वाले भी हम 9(5) में कवर हो चुके हैं। स्विगी जोमेटो वाले भी जीएसटी पे करेंगे, बट अगर स्विगी जोमेटो से आपने खाना मंगाया किसी रेस्टोरेंट का, और वो रेस्टोरेंट किसी होटल में, उस होटल का पर डे का किराया 7500 से ऊपर है, तो उस केस में होटल वाले जीएसटी पे करेंगे, नहीं तो स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। ये चौथी सर्विस अब ऐड हो चुकी है, 3 सर्विस पहले भी थी। फिर चौथी अमेंडमेंट क्या निकल कर रही है? जितने इनवॉइस अपलोड होंगे उतने का आईटीसी मिलेगा, जो इनवॉइस अपलोड नहीं होंगे उतने का आईटीसी नहीं मिलेगा। 5% वाली रेशो खत्म हो चुकी है। फिर 5वीं अमेंडमेंट क्या आई है जी? आधार ऑथेंटिकेट करवाना है। जो लोग पुराने रजिस्टर्ड हैं उनको भी आधार ऑथेंटिकेट कराना है। अगर आधार उन्हें असाइन नहीं हुआ तो अदर प्रूफ उनको जमा करवाने पड़ेंगे। अदर प्रूफ का मतलब एनरोलमेंट आईडी आधार की वो जमा करानी है, बैंक की पासबुक जमा करानी है, ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराना है जी आपको, पासपोर्ट जमा करवाना है जी आपको, ठीक है। तो ये बातें आपको मतलब वहां पे डिपॉजिट करनी है। फिर आधार जब मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। अमेंडमेंट नंबर 5 ही है। अमेंडमेंट नंबर 6 क्या निकल के आ रही है? अमेंडमेंट नंबर 6 कि 7 गुड्स ऐसे हैं जहां 40 लाख की लिमिट ले नहीं पाओगे। 3 गुड्स पहले भी थे, पान मसाला, टबैको, आइसक्रीम, 4 ईंटें अब यहां पे और ऐड हो चुके हैं। टोटल मिला के 7 गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट अमेंडमेंट ये है कि अगर एप्लीकेशन डालनी है रिवोकेशन के लिए 30 दिन के अंदर डाल सकते हो। 30 दिन की एक्सटेंशन और मिलेगी, कौन देगा? एसीडीसी। और 30 दिन की और मिल सकती है, वो तो कौन देगा? कमिश्नर। तो मैक्सिमम 90 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एक्सटेंशन के बाद। ये 7 अमेंडमेंट निकल के आ रही है जी। बताओ 5 मिनट में सारी अमेंडमेंट खत्म कर दीजिए, ठीक है जी। बट वैसे हमें 1.25 घंटा लग गया, बट आई थिंक हमने बहुत डिटेल में समझी है। मेरे ख्याल से अब आपको अमेंडमेंट में डाउट तो नहीं होगा जी। अमेंडमेंट में आपके खून में बस चुकी होंगी कि अमेंडमेंट क्या आई है, ठीक है। अब बैलेंस बस थोड़ी सी अमेंडमेंट और बची है जी। अगला चैप्टर हमारा है इनवॉइस के चैप्टर में छोटी सी अमेंडमेंट आई है, पेमेंट के चैप्टर में छोटी सी अमेंडमेंट आई है, ई वे बिल के अंदर छोटी सी अमेंडमेंट आई है, रिटर्न के चैप्टर में छोटी छोटी अमेंडमेंट और भी हैं, जिसको नेक्स्ट क्लास में फाइनली पैकअप करके अमेंडमेंट जीएसटी की हम सारी खत्म कर देंगे जी, ठीक है जी। अब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे जी? अब हम मिलेंगे परसों शाम को 7 बजे, लाइव मुलाकात करेंगे। लास्ट अमेंडमेंट क्लास, अमेंडमेंट क्लास नंबर 2। सारे बच्चों को बता देना, मिस मत करना सर, क्योंकि जो बच्ची कुछ अमेंडमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए जरूरी है जी, ठीक है जी। डन है। और आपको कैसी लगी अमेंडमेंट जरूर मुझे बताना जी।
और बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और CA CMA वाले बच्चे जितने भी दोस्त हैं उनको बोल देना कि वो नया चैनल सब्सक्राइब कर लें AVC के नाम से। AVC अरुण सेतिया विवेक गाबा क्लासेस के नाम से CA CMA वाले बच्चों का है, उनको वहां भेज देना जी। ठीक है जी। और CS प्रोफेशनल वाले बच्चों की क्लासेस जो होंगी वो अरुण सेतिया सर के चैनल पे होंगी, वो वहां जा सकते हैं, आप यहीं पे बैठे रहो। ठीक है, चलो जी बाकी मुलाकात करते हैं, परसों शाम को 7 बजे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट जी, ओके जी, बाय बाय, लव यू ऑल।